आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 142। दरवाजे पर पहुंचे लाओ सू को देखो, ये लड़की जो मोबाइल फोन पकड़े हुए है, ये छोटा सा पेंडेंट, क्या ये चैनल बैग का पेंडेंट नहीं है जो मैंने अनन्या के लिए खरीदा था? सुनील सक्सेना ने नीचे देखा। वीडियो थोड़ा धुंधला था, लेकिन वह उसे थोड़ा बहुत पहचान पाया। ये वाकई चैनल का एक छोटा सा पेंडेंट था। उस पर लोगो और बैग शायद साफ दिखाई दे रहा था। आपने इसे अपनी बेटी के लिए खरीदा है? सुनील सक्सेना ने पूछा। हाँ, पिछली बार जब मैं अपनी बेटी से मिलने मुंबई गई थी तो बैग खरीदते समय मुझे ये छोटा सा पेंडेंट दिखा और मुझे लगा कि ये अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने जानबूझकर एक खरीद लिया। जब मैं अपनी बेटी के साथ डिनर कर रही थी तो मैंने उसे खुद ही टांग दिया। सुनील सक्सेना ने भौहें चढ़ाते हुए अभी भी इस तथ्य को स्वीकार करने में संकोच करते हुए कहा, क्या ये चीज़ सीमित संस्करण है? अनीता सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। ये सच नहीं है, हर चैनल स्टोर में ये होने चाहिए, लेकिन इस पेंडेंट के साथ, और वह अपनी बेटी की तरह दिखती है। मुझे लगता है कि इस वीडियो में जो है वह शायद हमारी बेटी है। सुनील सक्सेना ने बोलना बंद कर दिया, उनका चेहरा काला पड़ गया। अनीता सक्सेना ने आगे कहा, और लाओ सू, क्या मैं कुछ समय पहले भी तुम्हें अपना अंदाज़ा नहीं बता रही थी? सच में, मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था, मैंने उस समय अस्पताल में साफ देखा था। हालांकि मैंने अपने आईडी कार्ड के पीछे नंबर नहीं देखे थे, लेकिन दुनिया में ऐसा भी कोई संयोग होता है। इसका नाम और उपनाम मेरी बेटी के नाम जैसा ही है, और यह अहमदाबाद में हमारा आईडी नंबर भी है। सुनील सक्सेना को अपनी पत्नी द्वारा पिछली बार देखा गया जन्म प्रमाण पत्र याद आ गया और उनका सिर दर्द और भी बढ़ गया। वे स्थिर नहीं बैठ पा रहे थे, उठकर बैठक में इधर उधर टहलने लगे। अनीता सक्सेना भी असमंजस में पड़ गईं, फिर से वीडियो की तरफ देखा और हैरानी से बोली, अरे ये लड़का, मैं भी इस लड़के को जानती हूँ। सुनील सक्सेना ने उसकी ओर देखा, तुम उसे जानती हो? अनीता सक्सेना ने सिर हिलाया। मैं बस उस लड़की को देख रही थी, पर ध्यान नहीं दिया कि ये लड़का वही है जिससे मैं मुंबई के अस्पताल में मिली थी, 3 बच्चों का बाप। मुझे पूरा यकीन है, मैंने भी उन बच्चों को देखा है। क्या तुमने बच्चों को देखा है? सुनील सक्सेना हैरान थे। अनीता सक्सेना ने सिर हिलाया, भौहें सिकुड़ी और बोली, मैंने देखा है, और एक से ज़्यादा बार देखा है। पिछली बार जब मैंने अपनी बेटी के साथ एक वीडियो में इन तीनों बच्चों को देखा था तो मेरी बेटी ने मुझे बताया था कि ये उसकी सहेली के परिवार के बच्चे हैं, और कहा था कि वो सहेली प्रिया मेहता की सहकर्मी है और उसका नाम भी वही है। कुछ दिन पहले जब मैंने शेयर चैट स्वाइप किया तो मैंने एक अकाउंट पर स्वाइप किया और तीनों बच्चों के ढेर सारे वीडियो पोस्ट किए। मैंने उन्हें उस समय अपनी बेटी को भेजा और मेरी बेटी ने मुझे बताया कि यह उसकी दोस्त का स्टोर अकाउंट था। तो 3 बच्चों के बहुत सारे वीडियो हैं। ये शब्द सुनकर सुनील सक्सेना सोफे पर बैठ गए, अपने लिए सिगरेट सुलगाई, गहरी सांस ली और बोले, मैंने आज इस युवक और 3 बच्चों को देखा। अनीता सक्सेना ने उसे शक भरी नजरों से देखा। क्या तुमने उन्हें देखा है? कहाँ हो? अहमदाबाद। डैड सू ने सिर हिलाया। ताइकू हुई में, मैं आपकी भेजी हुई लिस्ट के हिसाब से खरीदारी करने गया था, लेकिन जब मैं क्लीयरेंस पहुंचा तो मैंने कुछ दुकानदारों को ये कहते सुना कि 3 बच्चे प्यारे होते हैं, और फिर मैं चैनल गया, वहाँ दुकानदार भी 3 बच्चों के बारे में बात कर रहा था। बाद में मैं चाओ सांग सांग गया और उन्होंने भी यही कहा। मुझे लगा कि यह बहुत इत्तेफाक था और मुझे लाओ जू द्वारा कल भेजा गया वीडियो याद आ गया, तो मैं जल्दी से चैनल बैक स्टोर गया। वहाँ मैं बच्चों और उनके पिता से मिला। बच्चे की माँ कहाँ है? क्या तुमने उसे नहीं देखा? अनीता सक्सेना ने चिंतित होकर पूछा। सुनील सक्सेना ने सिर हिलाया, मैंने तो नहीं देखा। उस समय वहाँ सिर्फ बच्चों के पिता और 3 छोटे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें खरीदी वे आपकी लिस्ट से लगभग मेल खा रही थीं। मुझे लगता है कि सिर्फ बेटी ही आपकी पसंद को इतनी अच्छी तरह जानती है। अनीता सक्सेना उसकी बात समझ गईं, सिर झुकाकर बोली, हाँ, अनन्या के अलावा और कौन जानता होगा कि मुझे अक्सर इन्हीं ब्रांड की चीज़ें पसंद आती हैं। लाओ सू, मुझे लगता है इस वीडियो वाली लड़की हमारी बेटी ही होगी। हमारी बेटी को हमारी पीठ पीछे सचमुच प्यार हो गया और उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। हालांकि सुनील सक्सेना को भी लगता था कि वह 10 से अविभाज्य है, फिर भी जब उसने अपनी पत्नी को अपने कानों से ये शब्द कहते सुना तो वह चौंक गया। उसके हाथ में सिगरेट लगातार जल रही थी, लेकिन उसने एक घूंट भी पीने के बारे में नहीं सोचा और उसका दिल बहुत व्याकुल था। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये तो बस हमारा अंदाज़ा है। अनन्या, इतनी शरीफ बच्ची, बिना बताए इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है?
अनीता सक्सेना ने उनकी ओर देखा और कहा, जितने अधिक बच्चे छोटी छोटी बातों पर झूठ नहीं बोलते उतना ही बड़ा झूठ बोलना आसान होता है। पापा सू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर हिलाते रहे। नहीं, हम अनन्या को कॉलेज में प्यार में न पढ़ने के लिए कहते रहे हैं और उसने हमेशा हमसे वादा किया है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगी। लेकिन बहुत सारे संयोग हैं लाओ सू, क्या आपको नहीं लगता कि सभी संयोग एक निर्विवाद तथ्य हैं? पापा सू ने कसकर भौहें सिकोड़ लीं और उनका दिल दलिया के बर्तन में बदल गया। मुझे विश्वास नहीं है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ करेगी, भले ही सारे संयोग एक साथ हों। इस समय अर्जुन सक्सेना की कार समुदाय के भूमिगत गैराज में प्रवेश कर चुकी थी और बिल्डिंग 2 के नीचे खड़ी थी। सू परिवार रियल एस्टेट के कारोबार में है, लेकिन इसकी शुरुआत जल्दी नहीं हुई और यह चलन के साथ नहीं जुड़ पाया। हालांकि सही उद्योग की बदौलत उन्होंने वर्षों में काफ़ी संपत्ति अर्जित की है। अहमदाबाद का ये समुदाय अमीरों के लिए एक अच्छा आवासीय क्षेत्र माना जा सकता है। ऊपरी मंजिलें 200 वर्ग मीटर से लेकर 400 वर्ग मीटर तक के बड़े फ्लैट फ्लो हैं, कुल मिलाकर 30 मंजिलें हैं। सू परिवार 12वीं मंजिल पर रहता है, जिसका क्षेत्रफल 380 वर्ग मीटर से ज़्यादा है। अर्जुन सक्सेना ने गाड़ी पार्क की और बच्चों के स्ट्रॉलर उतारने के लिए डिक्की में गए। जब वे तैयार हुए तो उन्होंने पाया कि गाड़ी में बैठी अनन्या शर्मा हिली तक नहीं थी। वह पास आया और कार का दरवाज़ा खोला। अनन्या शर्मा कार में बैठी और अपनी खूबसूरत आंखों में घबराहट और झिझक के साथ उसे देखने लगी। पुरानी यादें और भी अधिक डरपोक हैं और जैसे जैसे वह यहाँ आते हैं अनन्या शर्मा उतनी ही अधिक घबराती हैं। उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जब उसके माता पिता उन्हें देखेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, और वह तो भाग जाना चाहती थी। अर्जुन सक्सेना ने उसका हाथ पकड़ा और पाया कि उसका छोटा सा हाथ ठंडा था। अनन्या, डरो मत, मैं हूं ना। अर्जुन सक्सेना की आवाज़ बहुत कोमल थी, थोड़ी शांति के साथ। अनन्या शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन थोड़ा सा मुंह सिकोड़ लिया। अर्जुन सक्सेना ने उसे कार से बाहर नहीं निकाला, बल्कि अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और कहा, अनन्या, चलो एक पारिवारिक फ़ोटो लेते हैं, जो इस बात की याद दिलाएगा कि बच्चे पहली बार दादा दादी के घर आए थे। वह कार के किनारे झुक गया, अनन्या शर्मा पर झुक गया, अपने बाएं हाथ में फ़ोन पकड़े हुए, और अपना दाहिना हाथ अनन्या शर्मा के कंधे पर रखकर आरव के छोटे से सिर पर रख दिया। आरव, आन्या, रिया, बाबा का मोबाइल फ़ोन देखो। बाबा तुम्हारे लिए तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। हम नीचे मेरे दादा दादी के घर जा चुके हैं। तुम बाद में मेरे दादा दादी से मिल सकते हो। छोटे बच्चे समझ गए और खुशी से मुस्कुराने लगे। फोटो में परिवार के हाव भाव देखकर अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को फ़ोन थमाते हुए कहा, अनन्या, देखो हमारे तीनों बच्चे कितने प्यारे हैं। तुम्हारे मम्मी पापा को ये ज़रूर पसंद आएंगे। अनन्या शर्मा ने अपने 3 प्यारे छोटे बच्चों को देखा और आखिरकार उनकी घबराहट थोड़ी कम हो गई। ये देख अर्जुन सक्सेना ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अनन्या, मुझे पता है तुम अभी थोड़ी डरी हुई हो, लेकिन आज हमारा लक्ष्य तुम्हारे घर में घुसना है, और जब तुम अपने घर में घुसोगी तो पहली जीत तुम्हारी ही होगी। अगली लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हम जरूर जीतेंगे। उसकी आंखें दृढ़ थीं और अकथनीय रूप से आश्वस्त करने वाली थीं। अनन्या शर्मा ने गहरी सांस ली और साहपूर्वक सिर हिलाया। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जाएं। उसका कठोर रूप देखकर अर्जुन सक्सेना उसके छोटे से हाथ पर चुटकी लेने से खुद को नहीं रोक सका और मुस्कुराते हुए बोला, अनन्या, हम तुम्हारे घर वापस जा रहे हैं, युद्ध के मैदान में नहीं, इसलिए तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अनन्या शर्मा ने 1 सेकंड में रक्षा पंक्ति तोड़ दी। अर्जुन सक्सेना का हाथ कसकर खींचा और छोटा सा चेहरा बनाकर बोली, अर्जुन सक्सेना, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन सक्सेना का दिल नर्म हो गया और उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया, उसके पीछे चला गया और उसे धीरे से दिलासा दिया, अनन्या, डरो मत, बच्चे बहुत प्यारे हैं और मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम्हारे माता पिता निश्चित रूप से हमें दरवाजे से बाहर निकालने के लिए सहन नहीं करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, अब ऊपर जाने का समय हो गया है। अगर हम और इंतज़ार करेंगे तो मुझे डर है कि हम सिर्फ रात का खाना ही खा पाएंगे। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया। अनन्या शर्मा भी मुस्कुराई, फ़ोन पकड़े हुए बोली, मैं पहले मम्मी को फ़ोन करके उन्हें हमें लेने आने के लिए कहूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं और 3 छोटे छोटे खजाने हैं, हम सब एक साथ वहाँ नहीं जा सकते। अर्जुन सक्सेना ने कहा, ठीक है। अनन्या शर्मा ने अनीता सक्सेना को फ़ोन किया। ऊपर अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना बैठक में चुपचाप बैठे थे, उनका मन अवर्णनीय रूप से गंभीर था। लगभग 99% पुष्ट हो चुका अनुमान उनके दिलों में घूम रहा था, जिससे उन्हें स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अचानक मोबाइल की घंटी बजने से बैठक का माहौल बिगड़ गया। अनीता सक्सेना ने अभी मोबाइल उठाया ही था कि सुनील सक्सेना ने बेचैनी से पूछा, कौन है? अनीता सक्सेना ने उस पर नज़र डाली और कहा, यह अनन्या है।
जल्दी से उठा लो, सच हो या झूठ बाद में बेटी से मिलने पर समझ आ जाएगा, सुनील सक्सेना ने मुंह बनाते हुए कहा। अनीता सक्सेना ने फ़ोन उठाया क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके और लाओसू के अनुमान सही थे या नहीं। अब उन्होंने फ़ोन पर कोई और सवाल नहीं पूछा, बस चिंता से अपनी बेटी से पूछा कि क्या वह घर पहुंच गई है। अनन्या, क्या तुम अब भी वहां हो? अनन्या शर्मा ने गहरी सांस ली और बोली, लो माँ, मैं अंडरग्राउंड गैराज में हूँ। मेरे पास बहुत सारा सामान है, नीचे आओ और मुझे ले जाओ। अनीता सक्सेना हल्के से हंसते हुए बोली, ठीक है, तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें लेने नीचे चलेंगे। तो फिर मैं भूमिगत गैराज में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अनीता सक्सेना को फ़ोन रखते देख सुनील सक्सेना ने तुरंत पूछा, आपकी बेटी ने क्या कहा? अनीता सक्सेना ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, मेरी बेटी यहीं है, वह नीचे है, उसने कहा कि उसका सामान है, चलो नीचे चलकर उसे ले आते हैं। तो फिर इंतजार किसका है? नीचे चलो। सुनील सक्सेना उठ खड़े हुए। अनीता सक्सेना ने उसे हाथ दिया और भौहें चढ़ाते हुए बोली, मेरी बेटी अंडरग्राउंड गैराज में है। तुमने कहा था कि वो किसी दोस्त की गाड़ी से आई है और दूसरा पक्ष उसे अंडरग्राउंड गैराज भेज देगा। क्या तुम्हें पहली मंजिल के दरवाजे पर ध्यान नहीं देना चाहिए? सुनील सक्सेना को भी अजीब लगा, वे भौहें सिकोड़कर फिर बैठ गए। इस समय टीवी पर वर्ल्ड कलेक्शन कार्यक्रम चल रहा था। प्रस्तुतकर्ता वेनवान अखरोट का एक जोड़ा पकड़े हुए था और कह रहा था कि यह वेनवान के एक वयोवृद्ध द्वारा प्रदान किया गया था और यह उसके पोते दामाद द्वारा उसे दिया गया 80वें जन्मदिन का उपहार था। इसलिए परिवार ने मौके पर हुए संग्रह की सराहना की और कुछ समानता की मांग की। कैमरा जूम इन करता है और टीवी पर परमाणु नक्काशी का विवरण दिखाई देता है। ये जोड़ी उस कस्बे की दुकान का खजाना है जिसे अर्जुन सक्सेना ने अभी अभी बेचा है। शिक्षक ने इसे वापस खरीदकर अपने दादा को जन्मदिन के तोहफे के तौर पर दे दिया। बूढ़े दादा को यह इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे विश्व संग्रह में भाग लेने के लिए एक साथ रख लिया। परमाणु नक्काशी में फीनिक्स के सामने खड़े 100 से अधिक पक्षियों और मोतियों से खेलते 2 ड्रैगन को उकेरा गया है तथा विवरण एक एक करके दिखाए गए हैं। सुनील सक्सेना ने अनायास ही टीवी पर नजर डाली और अचानक मन ही मन कहा, क्या ये वही परमाणु चील का जोड़ा नहीं है जिसे लाओ लिम्फा ने अपने मित्र मंडल में पोस्ट किया था? अनीता सक्सेना ने उसके हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया और अभी भी मन ही मन बुदबुदा रही थी। ये वह समय था जब परमाणु ईगल की जोड़ी को टीवी पर पेश किया गया था और सैन किनझाई का उल्लेख किया गया था। अनीता सक्सेना का ध्यान तुरंत आकर्षित हो गया। 3 किनझाई, अनीता सक्सेना ने कहा। सुनील सक्सेना ने सिर घुमाकर पूछा, क्या आप सान किनझाई को जानते हैं? मुझे पता है, कुछ दिन पहले मैंने जो ट्रिपलेट्स वीडियो अपलोड किया था वह सैन किनझाई के अकाउंट से पोस्ट किया गया था। सुनील सक्सेना ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आपको सान किनझाई के बारे में कैसे पता चला? अनीता सक्सेना ने उससे पूछा। सुनील सक्सेना ने कहा, ये लाओ लिन है। उसने मुझसे कई बार फ़ोन पर सान किनझाई के बारे में बात की है और कहा है कि यह एक बहुत ही अच्छे युवक द्वारा संचालित दुकान है। मैंने भी परमाणु नक्काशी का ये जोड़ा देखा है। लाओ लिन ने इसे अपने दोस्तों के समूह में पोस्ट किया है। दोनों ने टीवी पर वर्ल्ड कलेक्शन देखा। विशेषज्ञों ने इन 2 परमाणु नक्काशीदार कलाकृतियों की बहुत ऊंची कीमत लगाई। उन्होंने कहा कि नक्काशी बेहद शानदार है और तकनीक भी बेहतरीन है। वह अवश्य ही बहुत अनुभवी मूर्तिकार होगा। उन सभी ने कहा कि उन्हें भविष्य में सान किनझाई का दौरा करना होगा। सू के पिता और सू की मां ने निर्णायकों की प्रशंसा सुनी, उनमें से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा और वे संदेह से भरे हुए थे। अनीता सक्सेना ने कहा, बूढ़ी सू, मुझे एक बात याद आ रही है। सैन किनझाई के बॉस के 3 प्यारे बच्चे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मुझे वीडियो में दिखाए थे, और सैन किनझाई के बॉस की पत्नी का नाम भी हमारी बेटी जैसा ही है। वो हमारी बेटी जैसी ही दिखती है और उसने भी वही मोबाइल फ़ोन पेंडेंट पहना है। इसके अलावा लाओ लिन आपको सैन किनझाई के पुरुष मेज़बान का जिक्र कर रहा है। अनीता सक्सेना ने बस इतना ही कहा कि उनकी बेटी ने सैन किनझाई के मालिक अर्जुन सक्सेना के साथ मिलकर 3 बच्चों को जन्म दिया होगा। सुनील सक्सेना परेशान हो गए। उन्होंने कहा, इतना मत सोचो, चलो पहले नीचे चलकर तुम्हारी बेटी को ले आते हैं। सच हो या झूठ, जब तुम उसकी बेटी को देखोगे तो समझ जाओगे। अनीता सक्सेना ने सिर हिलाया और दोनों उठकर अनन्या शर्मा को लेने बेसमेंट की मंजिल पर चले गए। उनका परिवार बीच वाली मंजिल पर रहता है। जब वे लिफ्ट में दाखिल हुए तो वहां पहले से ही 3 लोगों का एक परिवार मौजूद था। वे 16वीं मंजिल पर रहते थे। वे दोनों अधेड़ उम्र के जोड़े थे और एक बुजुर्ग महिला भी थी जो लगभग उन्हीं की उम्र की थी। वे अक्सर टहलते हुए मिलते थे। एक ही इमारत में रहने के कारण आते जाते एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे। लाओ सू, लाओ फोंग, आज इतनी जल्दी खाना खाकर तुम नीचे टहलने चले गए?
हम तो बस बाहर खाना खाने जा रहे थे, डिंगी ने मुस्कुराते हुए पूछा। अनीता सक्सेना ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हम दोनों अनन्या को लेने नीचे गए थे। आपकी अनन्या वापस आ गई है। खैर, विश्वविद्यालय में गर्मी की छुट्टियां हैं। बहुत बढ़िया। आप दोनों बुजुर्ग दंपति हमेशा अपनी बेटी के बारे में बातें करते रहते थे, लेकिन अब आप आखिरकार वापस आ गए हैं, बधाई हो, डिंगी ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना के चेहरे पर भी मुस्कान थी। सभी अटकलों को दरकिनार करते हुए वे अपनी बेटी को जल्द ही देखने के लिए बहुत खुश थे। इसके अलावा सुनील सक्सेना अभी भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी को प्यार हो गया है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। लिफ्ट से बाहर आकर वे नेगेटिव फ्लो पर बातें करते और हंसते हुए चलते रहे। डिंगी और बाकी लोग अपनी कार की ओर चले गए, जबकि सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। कार के पास खड़े अर्जुन सक्सेना ने दूर से ही लोगों के बीच अपने बूढ़े पति और सास को देखा। 144 अनन्या शर्मा के रूप रंग के सभी जीन उसके माता पिता द्वारा दिए गए थे और उसके ससुर और सास भी आकर्षक थे और ये दोनों अर्जुन सक्सेना से पहले मिल चुके थे, इसलिए उन्होंने इसे एक नज़र में पहचान लिया। सास बगल वाली औरत से बात कर रही थी और हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ पैर ऊपर उठा रही थी। मूड तो अच्छा लग रहा था, लेकिन ससुर। दोपहर में शॉपिंग मॉल में मेरी मुलाकात उस बूढ़े से हुई। उस वक्त जब वो 3 छोटे बच्चों को छेड़ रहा था तो वो बहुत दयालु था और बिना किसी हिचकिचाहट के उन बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन अब बूढ़ा गंभीर चेहरे के साथ उन छोटे बच्चों को घूर रहा है। अर्जुन सक्सेना को थोड़ा सा लगा कि बूढ़ा आदमी उसकी बेटी को लेने नहीं आया है, लेकिन ये कुछ युद्ध के मैदान में जाने जैसा था। उस भाव से वह सचमुच किसी भी समय दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार था। इस संबंध में पिता और बेटी कुछ हद तक समान हैं, लेकिन अनन्या शर्मा डरती है, बूढ़ा आदमी वास्तव में लड़ने के लिए तैयार है। डिंगी और बाकी लोग कार के पास गए और अनीता सक्सेना से पूछा कि अनन्या शर्मा कहाँ है। अनीता सक्सेना को अनन्या शर्मा दिखाई नहीं दी, इसलिए उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अपनी बेटी को फ़ोन किया। जब कार में बैठी अनन्या शर्मा ने अपनी मां का फ़ोन देखा तो वह कराह उठी और मदद के लिए बाहर खड़े अर्जुन सक्सेना की ओर देखने लगी। अर्जुन सक्सेना ने कहा, चाचा चाची यहाँ हैं, आप इसे उठा सकते हैं। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और फ़ोन उठाने का साहस जुटाया। अनीता सक्सेना की आवाज़ आए, अनन्या, तुम्हारे पापा और मैं अंडरग्राउंड गैराज में गए थे, तुम कहाँ हो? बोलते समय उसने अपनी आंखों से चारों ओर देखा। सुनील सक्सेना भी अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, लेकिन इधर उधर देखने पर उन्हें अनन्या शर्मा नहीं दिखी, बल्कि कार के पास अर्जुन सक्सेना खड़ा दिखाई दिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सुनील सक्सेना का चेहरा कई बार काला पड़ गया। अनन्या शर्मा ने यह दृश्य देखा और उसका दिल और अधिक घबरा गया और उसकी आवाज़ धीमी हो गई और कहा, माँ, मैंने आपको देखा और मैं आपके बाईं ओर सामने पार्किंग स्थल में हूँ। अनीता सक्सेना ने अपनी बेटी की बात मानकर देखा कि अर्जुन सक्सेना कार के पास खड़ा है। अनीता सक्सेना का दिल धड़क उठा और उसने पलटकर सुनील सक्सेना की तरफ देखा। सुनील सक्सेना का गहराता चेहरा देखकर उसे अंदाज़ा हो गया कि उसका और सुनील सक्सेना का अंदाज़ा सही था। ऐसा लगता है कि बेटी ने सचमुच अपने प्रेमी के बारे में बात की थी। आपने न केवल एक बच्चे को जन्म दिया, बल्कि लोगों को सीधे घर भी पहुंचाया। वृद्ध दंपति के चेहरे क्षण भर में गंभीर हो गए। डिंगी, जो सच्चाई नहीं जानता था, ने उत्साह से उनकी तरफ देखा और पूछा, लाओ फ़ोन, तुम्हारी अनन्या कहाँ है? क्या तुम वहाँ हो? मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा है, एक नज़र डालो और चले जाओ। हाँ हाँ। अनीता सक्सेना ने अपना फ़ोन नीचे रखा और अर्जुन सक्सेना की स्थिति की ओर इशारा किया। डिंगी ने अपनी उंगली की दिशा में देखा और अर्जुन सक्सेना को देखा। डिंगी ने आश्चर्य से कहा, यो, तुम्हारी अनन्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ है। लगता है इस साल तुम्हारा परिवार बहुत खुश रहने वाला है। लाओ फ़ोन, लाओ फ़ोन। सु, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अनन्या की नज़र वाकई बहुत अच्छी है। ये लड़का लंबा और सुंदर है, इसमें वाकई कमाल है। अनीता सक्सेना का मुंह 2 बार अकड़कर मुड़ा, लेकिन वह नहीं हंसी। डिंगी ने देखा कि पति पत्नी के चेहरे के हाव भाव ठीक नहीं थे। उसे अचानक कुछ समझ आया और वह अजीब तरह से मुस्कुराया। अनन्या अपने बॉयफ्रेंड को वापस ले आई है। हम पड़ोसी इस मस्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। मैं अगली बार जियाओशी देखूंगा। चलो, पहले चलते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह जल्दी से कार में बैठ गई और अपने पति को, जो यह नहीं जानता था कि कार में क्या हो रहा है, जल्दी से कार चलाकर चले जाने का आदेश दिया। जैसे ही वे चले गए, अनीता सक्सेना ने सुनील सक्सेना को खींच लिया और दोनों गंभीर चेहरे के साथ काले रंग की BMW की ओर चल पड़े। कार में अनन्या शर्मा ने अपने माता पिता को धीरे धीरे आते देखा। उनके चेहरे काले पड़ गए थे। वह बेहद घबराई हुई थी, लेकिन उसने अर्जुन सक्सेना को खींचने की हिम्मत नहीं की।
इसलिए वह केवल बच्चों को अपनी बाहों में कसकर पकड़ सकी। उसके दिल की धड़कन की आवाज़ ढोल की तरह थी और उसे लग रहा था कि उसका दिल किसी भी समय उसके मुंह से बाहर निकल सकता है। दोनों हथेलियां पसीने से चिपचिपी थीं। आन्या और आरव के नन्हे हाथों को थामे दोनों नन्हे मुन्ने शायद असहज महसूस कर रहे थे और दो जोड़ी उत्सुक आंखों से मां की तरफ देख रहे थे। दूरी तो बस थोड़ी ही थी, लेकिन अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना को हर कदम पर मुश्किल से चलना पड़ रहा था। सुनील सक्सेना ने सिगरेट निकाली और मुंह में डाली, दाहिने हाथ में लाइट लिया और उसे कई बार जलाया, फिर सुलगाया। उनके हाथ जोर जोर से कांप रहे थे। अर्जुन सक्सेना को देखकर वे सब समझ गए कि उनकी बेटी सचमुच प्यार में है और उन्होंने अपनी पीठ के पीछे ही बाहर 3 बच्चों को जन्म दिया। सुनील सक्सेना चुपचाप सिगरेट पीते हुए प्रदीप मेहता के हाल ही में किए गए फ़ोन कॉल्स के बारे में सोच रहे थे। वे बार बार कह रहे थे कि अर्जुन सक्सेना कितने अच्छे हैं, ऐसा दामाद मिलना कितना अच्छा होगा। उम्मीद से परे प्रदीप मेहता अर्जुन सक्सेना पर अच्छा प्रभाव डाल रहे थे। खरबूजे खाना और मुझे खाना, यह एहसास सचमुच गड़बड़ है। दोनों कार के किनारे आए और अंततः उन्होंने कार में बेटी को देखा, साथ ही उसकी गोद में 2 बच्चे भी थे तथा उसके बगल वाली सुरक्षा सीट पर एक और छोटा बच्चा भी था। उन्हें देखकर अर्जुन सक्सेना सीधा खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, नमस्ते अंकल और आंटी, मैं अर्जुन सक्सेना हूँ। अनन्या शर्मा का घबराया हुआ चेहरा पीला पड़ गया। वह धीरे धीरे कार से बाहर निकली। उसका अधिकांश शरीर अर्जुन सक्सेना के पीछे सिकुड़ गया और उसने धीमी आवाज में पुकारा, पापा, मम्मी। सुनील सक्सेना ने गहरे चेहरे के साथ जोर जोर से सिगरेट पी। अनीता सक्सेना ने भी हल्की सी भौहें चढ़ाते हुए कहा, बकवास बंद करो, पहले घर जाओ। ये कहते हुए उन्होंने अनन्या शर्मा को अपनी ओर खींच लिया और ये देखते हुए कि दोनों बच्चों को गोद में लेना उनके लिए असुविधाजनक था, उन्होंने अनन्या को अपनी गोद में ले लिया। जिंदा दिल जियाओ आन्या अनीता सक्सेना को देखकर जरा भी नहीं डरी, जो एक अजनबी थी। जैसे ही उसे अनीता ने उठाया, वह मुस्कुराकर देखने लगी। अनीता सक्सेना एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। एक बच्चे की मुस्कान सबसे ज्यादा संक्रामक होती है, खासकर एक प्यारे बच्चे की। आन्या की मुस्कान देखकर उसने अनजाने में अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही वह हंसना चाहती थी, उसे वर्तमान स्थिति याद आ गई और ये तथ्य भी कि उसकी गोद में जो बच्ची थी वह उसकी अपनी पोती थी, इसलिए वह मुस्कुरा नहीं सकी। अनीता सक्सेना के उदास चेहरे को देखकर जियो आन्या एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसके मुंह के कोने तुरंत लटक गए। ये देखकर अनीता सक्सेना ने झट से उसे गले लगा लिया और 2 बार हिलाया तथा अनाया का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने मुंह से इजेक्शन की आवाज निकाली, जिससे वह सहज रूप से उस छोटे बच्चे को चिढ़ाने लगी। अनीता सक्सेना को उसे मनाते देख आन्या तुरंत उस दृश्य को भूल गई जिससे वह अभी डरी थी और पलक झपकते ही वह फिर से हंस पड़ी और बेसमेंट फ्लोर पर पार्किंग रूम में खिलखिलाहट की आवाज विशेष रूप से स्पष्ट थी। अनन्या शर्मा अनीता सक्सेना के बगल में खड़ी थी और उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनके दिल का तनाव थोड़ा कम हुआ। चीजें उतनी जटिल नहीं लग रही थीं जितना उसने सोचा था। कम से कम उनके माता पिता ने उन्हें सीधे गाड़ी चलाकर जाने नहीं दिया और उसकी माँ अभी भी आन्या को पकड़े हुए थी और उन्हें घर ले जाना चाहती थी। आरव अनन्या शर्मा की गोद में था और रिया कार में चाइल्ड सीट पर सो रही थी। अनन्या शर्मा चिंता से अपनी नन्ही बेटी को देख रही थी। तभी अर्जुन सक्सेना ने कहा, मैं रिया को गले लगा लूंगा। अनन्या शर्मा ने आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया और सुनील सक्सेना को अचानक अपनी बेटी का रवैया देखकर दुख हुआ। मेरी अपनी बेटी किसी और के बच्चे के बहकावे में कैसे आ सकती है? पसंदीदा सुनील सक्सेना ने उदास चेहरे के साथ एक कदम आगे बढ़ाया और उसके लंबे शरीर में तुरंत अस्तित्व का एहसास हुआ। अनन्या शर्मा के कंधे पर लेटे आरव ने उसे देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पहले तो चमक उठीं, फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वह अचानक डर के मारे अनन्या शर्मा की बाहों में सिमट गई, मानो सुनील सक्सेना से छिप रही हो। सुनील सक्सेना, जो अपने अस्तित्व को पुनः प्राप्त करने ही वाले थे, ने ये दृश्य देखा और उनका चेहरा अचानक काला पड़ गया। अनन्या शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि नन्हे आरव को अभी भी याद होगा कि दोपहर में मॉल में क्या हुआ था। अपने पिता का चेहरा देखकर वह फिर घबरा गई और मन ही मन अर्जुन सक्सेना को ढूंढना चाहा, लेकिन बगल में खड़ी अनीता सक्सेना बोली, चलो पहले ऊपर चलते हैं। अनन्या शर्मा ने इस समय अनीता सक्सेना की बात को न मानने की हिम्मत नहीं की और वह केवल अर्जुन सक्सेना की ओर देख सकी। उसकी आंखों में थोड़ी चिंता थी। अर्जुन सक्सेना ने भी उसकी तरफ देखा। न सिर्फ वह घबराया नहीं, बल्कि उसने मुस्कुराकर उसे सहज होने का इशारा किया। अनन्या शर्मा ने यह मुस्कान स्वीकार की और फिर मुड़कर अनीता सक्सेना के साथ लिफ्ट की ओर चल पड़ीं। जब उनकी माताएं एक एक करके चली गईं, तो सुनील सक्सेना ने तुरंत अपने हाथ में सिगरेट बुझा दी और कार के पिछले दरवाजे की ओर चल पड़ा, इस इरादे से कि वह थरी ट्रेजर्स रिया को पकड़ ले। अपने बच्चे को दूसरों को मत गोद में लेने दो।
सुनील सक्सेना ने गुस्से से सोचा और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि अर्जुन सक्सेना उन बच्चों का पिता था। अर्जुन सक्सेना इस समय ट्रंक में उपहार उठा रहे थे और ये देखकर कि सुनील सक्सेना रिया को गले लगाने जा रहे थे, उन्होंने कहा, अंकल, मैं रिया को गले लगाऊंगा, लेकिन रिया उठने से थोड़ा घबरा रही है और वह जीवन से काफ़ी डरी हुई भी है। यह नहीं कि मैं और शिहान उसे गले लगाएंगे, जब वह उठेगी तो वह रोएगी। सुनील सक्सेना एक क्षण के लिए रुके और बेबी सीट पर बैठी प्यारी सी स्लीपिंग ब्यूटी को देखकर थोड़ा असहज महसूस करने लगे। बच्चे को गोद में लेने में इतनी मुश्किल क्या है? ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी बच्चे को गोद में नहीं लिया। जब अनन्या शर्मा बच्ची थी तो वो अक्सर उसे गले लगाता था और अपने कंधों पर उठा लेता था। आज दोपहर जब उसने आरव को गले लगाया तो वो थोड़ा रूखा सा लग रहा था, सुनील सक्सेना ने कहा और रिया को गले लगाने के लिए आगे बढ़े। ये देखकर अर्जुन सक्सेना ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बूढ़े को खुद ही जाने दिया। अनन्या ने बताया कि उसके पिता गंभीर और जिद्दी थे और अंदाजा लगाया जा रहा था कि वे ऐसे शख्सियत हैं जो दक्षिण की दीवार से टकराते नहीं और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। सुनील सक्सेना ने सावधानीपूर्वक सुरक्षा सीट का बकल खोला और किशन को गले लगा लिया। छोटा लड़का जल्दी ही जाग गया, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से नहीं उठा, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया और आंखें खुलने से पहले ही मैं रोने लगी। सुनील सक्सेना का दिल बैठ गया और उनका चेहरा काला पड़ने लगा। आपने जो बड़े बड़े शब्द कहे हैं उसके लिए आप अर्जुन सक्सेना के सामने अपनी प्रतिष्ठा नहीं खो सकते। उसने चुपके से दांत पीसते हुए किशन को गले लगाया और उसे मनाने लगा। रो मत किशन, रो मत, मैं अपना दादा हूँ, बुरा व्यक्ति नहीं बल्कि बच्चे का दादा हूँ। किशन ने जब वह अनजानी आवाज़ सुनी तो वह संभलने की बजाय और जोर से रोने लगी। रोते रोते उसने धीरे से आंखें खोलीं और सुनील सक्सेना को देखा। सुनील सक्सेना ने भौहें चढ़ाईं। अर्जुन सक्सेना ने तोहफा ट्रंक में रख दिया था। उसने अपनी बेटी की चीख सुनी और जल्दी से ट्रंक बंद करके पास आया। अंकल, मुझे करने दो। रिया बुरे मूड में उठ जाती है। सुनील सक्सेना उसे अपना बच्चा नहीं देना चाहते थे, लेकिन किशन का रोता हुआ चेहरा उनकी बाहों में लाल हो गया, जो वास्तव में दिल दहला देने वाला था। इसलिए उन्होंने उदास चेहरे के साथ बच्चे को सौंप दिया। अर्जुन सक्सेना ने कुशलता से किशन को गले लगाया और उसे धीरे से अपनी बाहों में ले लिया। नन्हा सा बच्चा अर्जुन सक्सेना की गोद में था और उसका रोना जल्द ही शांत हो गया। उस जाने पहचाने बाबा को देखकर वह बस किसी चुलबुली लड़की की तरह सिसकने लगी। ये देखकर कि वह रोना बंद कर चुकी है, अर्जुन सक्सेना ने उसे गले लगा लिया और अपने पीछे सुनील सक्सेना की ओर देखने लगे और फिर जमीन पर रखे उपहार की ओर देखते हुए बोले, अंकल, कृपया इसे निकालने में मेरी मदद करें। सुनील सक्सेना ने जमीन पर पड़े उपहारों को देखा और समझ गए कि यह अर्जुन सक्सेना द्वारा घर घर पहुंचाया गया उपहार है। उन्होंने इस दामाद को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे उपहार स्वीकार करना तो दूर, उसे उपहार दिलाने में मदद करना भी नहीं चाहते थे। हालांकि अर्जुन सक्सेना अपनी छोटी पोती को गोद में लिए हुए थे और वह अपने हाथ नहीं छोड़ सकते थे। दोनों के बीच कुछ देर तक गतिरोध बना रहा, लेकिन अंत में सुयोंग विजयी हुआ। उसने शांत भाव से उपहारों का ढेर उठाया और सबसे आगे चल दिया। अर्जुन सक्सेना भी पीछे पीछे आया और पूरे रास्ते दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वे लिफ्ट में दाखिल हुए। सुनील सक्सेना ने कार्ड स्वाइप किया और दोनों फिर चुप रहे। चारों घर लौट आए। खाना बना रही आंटी ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और तुरंत मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, लेकिन अनन्या शर्मा के बगल में अर्जुन सक्सेना और गोद में बच्चे को देखकर वह चौंक गईं और उनके चेहरे पर थोड़ी उलझन थी। क्या मिस वापस नहीं आ रही हैं? आप एक लड़के और 3 छोटे बच्चों को क्यों लाए हैं? ये देखकर कि सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं है, चाची जल्दी से चुपके से रसोई में चली गईं और अपना काम करने लगीं। ऐसा लगता है कि आज रात सुपरिवार में कुछ बड़ा हुआ है। तीनों छोटे बच्चे उज्ज्वल और प्रतिष्ठित घर में दाखिल हुए, अपने आसपास की हर चीज को उत्सुकता भरी निगाहों से देखते रहे और उनकी बड़ी बड़ी काली आंखें घूम गईं और ये बताने की जरूरत नहीं कि वे कितने प्यारे लग रहे थे। अनीता सक्सेना ने अपनी बाहों में जिया और आन्या को देखा, उसका दिल थोड़ा नर्म हो गया। लेकिन जब मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता हूं तो मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाता। अनन्या, मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनीता सक्सेना बोली। अनन्या शर्मा का शरीर जैसे जम गया और उसने अवचेतन रूप से अर्जुन सक्सेना की ओर देखा। अर्जुन सक्सेना पहले ही आ चुके थे। उन्होंने आरव को गोद में लिया और कहा, जाओ, मैं बच्चों को देखता हूँ। उसने तीनों छोटे बच्चों को लिविंग रूम में सोफे पर बिठा दिया। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को गहराई से देखा और आंखों में थोड़ी चिंता लिए अनीता सक्सेना के पीछे बेडरूम में चली गई। लिविंग रूम में सुनील सक्सेना सोफे को घूरते रहे और सोचते रहे कि आखिर वह क्या सोच रहा है। जल्द ही अर्जुन सक्सेना को समझ आ गया कि वह क्या सोच रहा है।
शायद इसलिए कि उसे डर था कि तीनों नन्हे बच्चे सोफे पर असुरक्षित होंगे। सुनील सक्सेना ने लिविंग रूम में बड़ी कॉफ़ी टेबल पर रखी चीज़ें साफ की और सोफे पर रखे कुशन और कंबल हटा दिए। थोड़ी देर बाद उसने अपनी भौहें तब तक नहीं उठाईं जब तक कि बड़ी कॉफ़ी टेबल पर एक छोटा सा सुरक्षित घेरा नहीं बन गया। बच्चे के साथ यहाँ आओ, सोफे पर सुरक्षित नहीं है। ये सुनकर अर्जुन सक्सेना बच्चों को गले लगाते हुए बोला, अंकल, कॉफ़ी टेबल थोड़ी सख्त है, पर सोफ़ा ज़्यादा अच्छा है। घर में अक्सर बच्चे सोफे पर खेलते हैं। जब सुनील सक्सेना ने ये शब्द सुने तो पहले तो अनजाने में ही उनकी भौहें तन गईं, क्योंकि वे अर्जुन सक्सेना के खंडन से खुश नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने 3 छोटे बच्चों को देखा तो उन्हें थोड़ी चिंता हुई। तो फिर बस इंतज़ार करो। सुनील सक्सेना ने अपनी बात समाप्त करने के बाद कॉफ़ी टेबल पर रखी सभी चीज़ें उठाईं, एक नौकर को बुलाया और लिविंग रूम में रखी बड़ी कॉफ़ी टेबल को बालकनी में रख दिया, जिससे सोफे के सामने काफ़ी जगह बन गई। सुनील सक्सेना ने फर्श पर कंबल बिछाया, फिर रजाई लेने कमरे में गए, धीरे से कालीन बिछाया और उसके चारों ओर तकिए रख दिए। पहली नज़र में ये बहुत सुरक्षित था। जब तुम्हारा काम हो गया तो सुनील सक्सेना भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके और बोले, ये सुरक्षित और मुलायम है। बच्चों को रजाई पर लिटा दो। अर्जुन सक्सेना ने अपने मन में मुस्कुराहट रोक ली और जब उन्होंने ये शब्द सुने तो उन्होंने बच्चों को रजाई में डाल दिया। सुनील सक्सेना भी मदद करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी गोद में रो रहे 2 बच्चों के बारे में सोचा तो कुछ देर के लिए हिचकिचाए। इसे छोड़ो, अर्जुन सक्सेना को उसे गले लगाने दो। पहली बार तीनों नन्हे मुन्नों को इस तरह रजाई पर लिटाया गया और उनके चारों ओर मुलायम तकिए के घेरे बनाए गए। यह उनके लिए बहुत ही अनोखा था और वे जल्दी ही खुशी से खेलने लगे। सुनील सक्सेना और अर्जुन सक्सेना सोफे पर बैठे थे। दोनों में से कोई भी एक शब्द नहीं बोला, बस बड़ी बड़ी आंखें और छोटी छोटी आंखें करके बैठे रहे। कमरे में अनीता सक्सेना ने कमरे में प्रवेश करते ही दरवाजा बंद कर लिया। अनन्या शर्मा को सख्ती से देखा और बोली, बताओ क्या हो रहा है। अनन्या शर्मा ने चेहरे पर डर का भाव लिए अपना सिर नीचे कर लिया। अनीता सक्सेना ने अपनी बेटी को ऐसे देखा और मन ही मन थोड़ा दुखी हुई। उसने भौहें चढ़ाईं और गुस्से से बोली, क्या अब भी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है? तुम्हारे पापा और मैं तुम पर लगभग गुस्सा हो गए हैं, बदबूदार लड़की। अब जब लोग उन्हें वापस ले आए हैं तब भी तुम अपनी माँ को सच नहीं बताओगी। इतनी बड़ी बात इतने दिनों तक छुपाए और बच्चे तो सब पैदा हो गए, फिर भी तुम इतनी ताकतवर कैसे हो? अनीता सक्सेना ने सीना पकड़ते हुए कहा। ये देखकर अनन्या शर्मा ने तुरंत दया की भीख मांगी, माँ, मैंने यह बात आपसे और पापा से जानबूझकर नहीं छिपाई। आप उत्तेजित मत होइए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। अनीता सक्सेना बैठ गईं और बोली, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं उत्तेजित हो जाऊं तो बस इतना बताओ कि तुम और वो अर्जुन सक्सेना नाम का लड़का कब से डेटिंग पर थे? बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि तुम कॉलेज जाते ही उससे डेटिंग करने लगी थीं। क्या तुम साथ हो? जब मैंने और मेरे पापा ने तुम्हें कॉलेज में प्यार न करने की सलाह दी थी तो तुमने कहाँ सुनी थी? अनन्या शर्मा ने अपना सिर नीचे किया, अपनी माँ को ध्यान से देखा और धीरे से बोली, नहीं माँ, अर्जुन सक्सेना और मैं वो नहीं हैं जो आप सोच रही हैं। उन्होंने अनीता सक्सेना को अपनी अप्रत्याशित गर्भावस्था के बारे में बताया और बताया कि वह केवल 8 महीने से अधिक समय के लिए ही अर्जुन सक्सेना के पास गई थीं। अनीता सक्सेना की आंखें ये सुनकर सदमे से भर आईं। अपनी बेटी को देखते हुए वह उसे दोष नहीं दे पा रही थी, लेकिन आखिरकार उसने आह भरकर कहा, तुम वाकई बहादुर हो। तुम सिर्फ गर्भावस्था की इतनी बड़ी बात नहीं छिपा रही हो, तुम्हारे पिता और मैं असल में बच्चे के पिता को छिपा रहे हैं। तुमने अपने दिल में क्या सोचा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शुरू से ही सिंगल मदर बनना चाहती थी? अनन्या शर्मा ने कहा, मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ तो मैं भी बहुत घबरा गई थी। यह मेरी पहली माँ थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। बाद में मेरे पास अर्जुन सक्सेना के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। बच्चे समय से पहले पैदा हुए थे और मुझे भी नहीं। मुझे इसकी उम्मीद थी, लेकिन सौभाग्य से अर्जुन सक्सेना वहाँ मौजूद थे। जब उन्हें ये बातें पता चलीं तो उन्होंने तुरंत कहा कि वे बच्चों की परवरिश मेरे साथ करना चाहते हैं। इस दौरान वे मेरा और बच्चों का बहुत ध्यान रख रहे हैं। अनीता सक्सेना ने ये शब्द सुने तो उन्हें मन ही मन अपनी बेटी पर तरस आ गया। हालांकि उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसने झूठ बोला और बात छिपाई, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी जोंगहाई में खुद ही 3 बच्चों को जन्म देने की तैयारी कर रही है। मुझे भी उसके लिए दुख हो रहा है और मैं भी एक माँ हूँ। बेशक मुझे पता है कि गर्भवती होना कितना कठिन है। अर्जुन सक्सेना, क्या वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है? अनीता सक्सेना ने पूछा। अनन्या शर्मा ने तुरंत सिर हिलाया। अर्जुन सक्सेना के बारे में बात करते हुए उसकी आंखें चमकने में मदद नहीं कर सकी और उसकी आवाज़ पहले की तुलना में थोड़ी तेज थी।
अर्जुन सक्सेना मेरे और बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने अचानक एमनियोटिक द्रव को तोड़ दिया। उन्होंने मुझे अस्पताल भेजा और तब से वह अस्पताल में मेरे साथ रहे हैं, मेरी देखभाल कर रहे हैं, बच्चों की देखभाल कर रहे हैं और हमें जीवन में सब कुछ ठीक से व्यवस्थित करने में मदद कर रहे हैं। माँ, अर्जुन सक्सेना एक बहुत अच्छे पिता हैं। वह एक बहुत अच्छे पति भी हैं। अनन्या शर्मा की हिम्मत नहीं हुई ये शब्द कहने की। अनीता सक्सेना कुछ नहीं बोली। अनन्या शर्मा ने सावधानी से कहा, मम्मी, अर्जुन सक्सेना बहुत अच्छे हैं। क्या आप और पापा क्या कर सकती हो? सब लोग उन्हें वापस ले आए हैं और बच्चे भी वापस आ गए हैं। मैं तुम्हारे पापा का क्या कर सकती हूँ? क्या तुम्हें अब भी बाहर निकाला जा सकता है? मेरी बेटी और पोता मुझे पहचानते नहीं। अनीता सक्सेना ने गुस्से से कहा, लेकिन अनन्या शर्मा को अपनी माँ की बात सुनकर राहत मिली। जब उसकी माँ ने ये कहा तो उसने अस्थायी रूप से अर्जुन सक्सेना की पहचान स्वीकार कर ली। कम से कम उनका पिछला लक्ष्य तो पूरा हो गया, जो कि घर को आगे बढ़ाना था। अनीता सक्सेना ने अपनी बेटी के चेहरे पर उभरे भाव देखे और मन ही मन थोड़ी नाराजगी महसूस की। ये लड़की सचमुच अर्जुन सक्सेना के पीछे चलने पर आमादा है। हालांकि उन्होंने देखा कि अनन्या शर्मा और तीनों बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल हो रही है। अब उनकी बेटी घर पर रहने के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा स्त्रीयोचित है। इससे कम से कम ये तो साबित होता है कि अर्जुन सक्सेना ने सचमुच उनकी अच्छी देखभाल की। अनीता सक्सेना को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन उनके दामाद अर्जुन सक्सेना को लेकर उनके मन में अभी भी शंकाएं थीं। और देखें, तीनों नन्हे मुन्ने कितने बड़े हैं। अर्जुन सक्सेना अभी कॉलेज में है, तो क्या उसके परिवार को आपके बच्चे के जन्म के बारे में पता है? वह कहाँ से है? परिवार के हालात कैसे हैं? अनीता सक्सेना सवालों से भरी हुई थी। अनन्या शर्मा ने एक एक करके जवाब दिया। बच्चे 10 दिन में 3 महीने के हो जाएंगे। बड़ा बेटा आरव सक्सेना है, जो बड़ा भाई है। दूसरे और तीसरे बच्चे लड़कियां हैं। उनके नाम आन्या सक्सेना और रिया सक्सेना हैं। दोनों छोटी बहनें जुड़वा हैं। अर्जुन सक्सेना के परिवार को अभी तक पता नहीं है, लेकिन अर्जुन सक्सेना पिछले फ़ोन कॉल से इसे छिपा नहीं पाए। मुझे लगता है कि उनके माता पिता को इसका अंदाज़ा हो गया होगा। हम कुछ दिनों में वापस जाने की योजना बना रहे हैं। उनका गृहनगर लखनऊ में है। परिवार की स्थिति के अनुसार अर्जुन सक्सेना का परिवार मुंबई में एक रेस्टोरेंट चेन हुआ करता था और कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कैपिटल चेन में समस्या आ गई और उनके माता पिता अपने गृहनगर वापस चले गए। वे पिछले कुछ सालों से पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनके माता पिता बहुत मेहनती लोग हैं और उन्होंने पिछले कैपिटल चेन ब्रेक से बकाया 10 लाख से ज़्यादा का भुगतान 5 सालों में कर दिया। और हाँ, अर्जुन सक्सेना खुद भी बहुत मेहनत करते हैं। हमने एक छोटी सी दुकान खोली और उन्होंने खूब पैसा कमाया। आज हम जिस नई कार से वापस आए, वो अर्जुन सक्सेना ने अपने पैसों से खरीदी थी। वो कमाल के हैं। अनन्या शर्मा अनीता सक्सेना के सामने अर्जुन सक्सेना की अच्छाइयों के बारे में बात करती रही, कोशिश करती रही कि उसकी मां अर्जुन सक्सेना को स्वीकार कर लें। अनीता सक्सेना को चुप देखकर अनन्या शर्मा ने आगे कहा, मां, मुझे लगता है कि जीवनसाथी ढूंढना व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है। हालांकि अर्जुन सक्सेना का परिवार हमारे परिवार जितना अच्छा नहीं है, फिर भी वह खुद बहुत मेहनत करता है। वह एक बहुत ही विस्फोटक क्षमता वाला व्यक्ति है और भविष्य में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। अनीता सक्सेना ने उसे घूरते हुए कहा, ठीक है, शेखी मत बघारो। मैंने अर्जुन सक्सेना के बारे में कुछ बातें सुनी हैं। मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा है। तुम्हें हर समय अपनी माँ के सामने शेखी बघारने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियों को थोड़ा संयमित रहना चाहिए। अनन्या शर्मा का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोली। अनीता सक्सेना ने आगे कहा, अनन्या, मैं अभी तुम्हारे और अर्जुन सक्सेना के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। आखिर तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, पर एक बात मेरी माँ तुम्हें ज़रूर बताएंगी, तुम अभी भी एक छात्रा हो और सबसे ज़रूरी है अपनी पढ़ाई पूरी करना। भले ही तुम्हारा परिवार और बच्चे हों, तुम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। अपनी माँ की तरह गृहिणी मत बनो। अब ज़माना बदल गया है और लड़कियों को भी अपना करियर बनाना पड़ता है। मुझे अब अक्सर इसका अफसोस होता है। मैं घर पर बहुत आलसी रहती हूँ। जब भी मैं क्लास के रियूनियन में अपने पुराने दोस्तों को अपने करियर में कड़ी मेहनत करते हुए देखती हूँ तो मुझे उनसे ईर्ष्या होती है। अनन्या, भले ही अर्जुन सक्सेना अब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, फिर भी तुम्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। जैसा तुमने कहा, अर्जुन सक्सेना एक बहुत अच्छा संभावित स्टॉक है, इसलिए तुम्हें उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना होगा। अनन्या शर्मा ने अनीता सक्सेना की ओर देखा और जोर से सिर हिलाया। माँ, मैं समझ गई, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके साथ मिलकर प्रगति करूंगी। अनीता सक्सेना ने सिर हिलाया। माँ और बेटी ने बहुत सारे व्यक्तिगत शब्द कहे और पूछा कि क्या स्पष्ट रूप से पूछा जाना चाहिए,
अनीता सक्सेना ने अब सीधे चेहरे को अभी की तरह नहीं रखा, लेकिन उसे अब हंसने दो, वह वास्तव में हंसी नहीं निकाल सकती। लिविंग रूम से एक के बाद एक बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं, जो कि सामान्य बात थी। अनन्या शर्मा ने जब छोटे बच्चों की आवाज़ सुनी तो वह तुरंत खड़ी हो गईं। अनीता सक्सेना ने उसे खींच लिया। अनन्या शर्मा ने बाहर बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी और थोड़ा चिंतित महसूस किया। माँ, बच्चे रास्ते में पूरे सो गए, मुझे लगता है कि मुझे अब भूख लगी है, मुझे मदद करनी होगी। 3 छोटे लड़के अर्जुन सक्सेना अकेले व्यस्त नहीं हो सकते। अनीता सक्सेना ने जाने नहीं दिया, सिर हिलाकर कहा, मत जाओ। अनन्या शर्मा ने अपनी मां को संदेह भरी नजरों से देखा। अनीता सक्सेना ने कहा, अर्जुन सक्सेना अब लिविंग रूम में अकेले नहीं हैं, क्या आपके पापा भी नहीं हैं? उन दोनों को 3 छोटे बच्चों को संभालने देने में कोई दिक्कत नहीं है। यूं ही होता है कि इससे उन्हें बातचीत का मौका भी मिलता है। मुझे लगता है कि जब आप कमरे में दाखिल हुई तो वे लिविंग रूम में हर समय उन्हें घूर रहे थे। ऐसा तो नहीं कि आप अपने पापा के स्वभाव को समझ नहीं पा रही हैं, आप चाहती हैं कि वे हर समय अर्जुन सक्सेना से बातें करते रहें। अनन्या शर्मा उसकी मंशा समझ गई, लेकिन वह अभी भी बच्चे को लेकर चिंतित थी। अनीता सक्सेना ने यह देखा, अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और कहा, लिविंग रूम में निगरानी है, मैं इसे अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकती हूँ। आप कुछ बच्चों की चिंता न करें, बस यहाँ देखें, अगर वे दोनों वास्तव में इसका पता नहीं लगा सकते हैं तो आप बाहर जा सकते हैं। उन्होंने मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर खोला और अनन्या शर्मा को साथ में देखने के लिए बुलाया। लिविंग रूम में तीनों छोटे बच्चे एक के बाद एक फूट फूट कर रोने लगे, जिससे लिविंग रूम का अजीब माहौल तुरंत टूट गया। अर्जुन सक्सेना तुरंत उठे, बच्चों के बड़े बैग लिए, स्टेरलाइजर, दूध की बोतल और दूध पाउडर निकाला। उन्होंने स्टेरलाइजर का सॉकेट लगाया, बिजली चालू की और दूध की बोतल और पैसिफायर खोलकर उसे स्टेरलाइज किया। बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर सुनील सक्सेना शांत नहीं बैठ सके और थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए चिंतित होकर खड़े हो गए। ये देखकर कि अर्जुन सक्सेना बच्चों के लिए दूध पाउडर बनाने में व्यस्त था और रजाई में लेटे 3 छोटे बच्चे फिर से रो रहे थे, वह चला गया। आरव के डायपर को छुआ, लेकिन उसे महसूस नहीं कर सका और उसे सूंघने के लिए झुक गया। ये सुनकर सुनील सक्सेना अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सके। उसने अपना चेहरा घुमाते हुए कहा, इस बच्चे से बदबू आ रही है, डायपर बदलना जरूरी है, वरना बच्चे को तकलीफ होगी। डायपर गीला है तो क्या हुआ? अर्जुन सक्सेना की हरकतें रुक ही नहीं रही थीं। इस बार वह जो स्टेलाइजर लाया था वह पोर्टेबल था, घर वाले स्टेलाइजर जैसा नहीं। तीनों बच्चों की दूध की बोतलें एक एक करके ही स्टेलाइज की जा सकती थीं। अभी अभी एक बोतल स्टेलाइज हुई है। लैंग ने उसकी तरफ देखा और जब उसने देखा कि वह आरव को सोफे पर पकड़े हुए है तो उसने वहां मां के बैग की तरफ इशारा किया। डायपर तो है, लेकिन अंकल, क्या आप इसे बदलेंगे? सुनील सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना की ओर आंखें घुमाईं और ठंडे स्वर में कहा, इसमें क्या गड़बड़ है? तुम भी उसे कम आंकते हो? क्या ये सिर्फ डायपर बदलने की बात नहीं है? सुनील सक्सेना पूरे आत्मविश्वास के साथ नया डायपर लेकर आए और फिर आरव का डायपर उतार दिया। छोटे लड़के के छोटे नितंबों में अचानक थोड़ी देर के लिए ताजगी महसूस हुई और उसने तुरंत रोना बंद कर दिया। उसके दोनों सफ़ेद और कोमल पिंडलियां मुड़ गईं और उसने पेशाब का एक बुलबुला पेशाब कर दिया जो लंबे समय से रोक कर रखा गया था। डायपर के नियंत्रण के बिना लड़के का मूत्र सीधे एक परवलय बनाता हुआ सुनील सक्सेना के कपड़ों पर गिर गया। सुनील सक्सेना हक्के बक्के रह गए, उनका शरीर अकड़ गया। उनके हाथ में एक साफ डायपर था, लेकिन उनके चेहरे पर स्तब्धता थी। आरव, जिसने अपने दादाजी के पूरे शरीर पर पेशाब कर दिया था, न केवल शर्मिंदा नहीं हुआ बल्कि उसे यह बहुत दिलचस्प लगा और उसने थोड़ा और पेशाब करते हुए हंसी उड़ाई। अर्जुन सक्सेना ने आवाज़ सुनी और पीछे मुड़कर देखा। ये दृश्य देखकर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत गर्दन घुमाकर मुस्कुराता हुआ रसोई की ओर चल दिया। कमरे में मौजूद अनीता सक्सेना ने जब वीडियो सर्विलांस से ये दृश्य देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाईं और तुरंत अपने फ़ोन से जोर से हंसने लगीं। अनन्या शर्मा ने भी देखा। पापा सू की मौजूदा स्थिति को सोचकर वो तुरंत उठी और मदद करने गई। अनीता सक्सेना ने उसे पकड़ लिया। मत जाओ, अपने पापा को खुद संभालने दो, उन्होंने कहा था ना कि वो आरव का डायपर बदलना चाहते हैं। हाँ, आरव कितना मजा किया है, किसी ने भी अपने पापा को इस तरह बदनाम करने की हिम्मत नहीं की, इस छोटे से लड़के ने कर दिखाया। हाँ, अनीता सक्सेना तो बेदर्दी से हंस पड़ी, लेकिन अनन्या शर्मा को समझ नहीं आया कि हंसें या रोएं। लिविंग रूम में सुनील सक्सेना को आखिरकार होश आया। बाघों का एक जोड़ा बॉस को घूर रहा था, उसके सामने सबसे बड़े पोते को घूर रहा था, उसकी मुट्ठियां टकरा रही थीं। उसकी कंपनी के इज्जतदार बॉस को इतनी शर्मिंदगी कब हुई है? एक छोटे से लड़के से नाराज हो गए।
वह उस छोटे लड़के को हराना चाहता था, लेकिन अपने सामने उस प्यारे से छोटे बच्चे को देखकर, जो मासूम चेहरे के साथ मुस्कुरा रहा था, वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सका। छोड़ो भी, उसके पोते को, उससे छोटे बच्चे की क्या परवाह। बेशक मैं उसे माफ करता हूँ। इतने में अर्जुन सक्सेना 3 बोतल दूध भरकर आ गया। उसने बोतलें बगल में रखी, आरव को उठाया और बोला, अंकल पहले जाकर साफ सफाई कर लो, मैं छोटे का डायपर बदल देता हूँ। सुनील सक्सेना को थोड़ा सा यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब वह अपने छोटे पोते के पेशाब में सने हुए थे, जिससे उन्हें अर्जुन सक्सेना का सामना करने में और भी शर्म आ रही थी, इसलिए वह केवल गुस्से से पलटकर बेडरूम में वापस जा सकते थे। सुनील सक्सेना के जाने के बाद अर्जुन सक्सेना ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी, बारी बारी से तीनों नन्हे मुन्नों को खाना खिलाना और साफ सुथरे डायपर पहनाना। ये कहना आसान है, लेकिन करना आसान नहीं। एक बच्चे की देखभाल करना आसान है, लेकिन 3 बच्चों की देखभाल एक साथ करना, बिल्कुल एक जोड़ 2 का असर 3 से ज्यादा है। अर्जुन सक्सेना आरव को दूध पिला रहे थे, उनके बगल में बैठी अन्या और रिया शोर मचा रही थीं, और दोनों बहनें अर्जुन सक्सेना के हाथ से बोतल छीनने के लिए हाथ पैर मार रही थीं। अर्जुन सक्सेना अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए बस उसे लगातार सहलाते हुए ही उसे गोद में उठा पा रहे थे। 2 बेटियों के साथ आन्या का डायपर बदलने की बारी थी। आरव, जिसने अभी अभी भरपेट खाया था, फिर से नाखुश था। नया बदला हुआ डायपर 2 मिनट से नहीं पहना था। एक बुलबुला। अनीता सक्सेना ने निगरानी वीडियो में ये दृश्य देखा और उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते वह जानती हैं कि बच्चे की परवरिश करना बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा वे 3 बच्चे हैं। अर्जुन सक्सेना सिर्फ 20 साल का है और वह अभी भी कॉलेज में है। उनके हिसाब से वह अभी भी एक बड़ा लड़का है, लेकिन जहां तक पिता बनने की बात है, अर्जुन सक्सेना योग्य हैं। तीनों नन्हे बच्चे खूब शोर मचा रहे थे। वह बिल्कुल भी अधीर नहीं था, चाहे दूध पिलाना हो, डायपर बदलना हो या नहीं, वह अपनी हरकतों में बहुत कुशल था। देखा जा सकता था कि वह अक्सर ये काम करता था। शीहान ने बताया कि अर्जुन सक्सेना उनके और बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। ऐसा लगता था कि यह सिर्फ उनके सामने अपनी साख बनाने के लिए ही नहीं था, बल्कि कुछ तथ्यात्मक आधार भी था। केजिन का डायपर बदलने के बाद अर्जुन सक्सेना ने आरव को गले लगाया, उसके नन्हे से कूल्हे पर हल्के से थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे, पेट भर जाने पर फिर से खींच लिया। क्या तुम्हारे डायपर गीले हो गए हैं? आरव ने अपना मुंह खोला और भोलेपन से मुस्कुराया। उसका मासूम रूप ऐसा था कि कोई भी कुछ भी बुरा नहीं कह सकता था। अर्जुन सक्सेना ने उसे नया डायपर पहनाया। डायपर बदलने के बाद उसने आरव की नाक पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए बोला, आरव, तुम वाकई कमाल हो। जब मैंने तुम्हारे दादाजी को पहली बार देखा था तो तुमने उनके पूरे शरीर पर पेशाब कर दिया था। छोटा सा शरारती अंडा। छोटा शरारती आरव खुशी से अपने पैर फिसला रहा था और उसकी बड़ी काली आंखें मुस्कुराहट से भरी थीं। कमरे में अनन्या शर्मा ने देखा कि बाहर खड़े तीनों बच्चों ने पेट भर जाने पर रोना बंद कर दिया था और उन्हें राहत महसूस हुई। अनीता सक्सेना ने फोन एक तरफ रख दिया, अपनी बेटी का हाथ थाम लिया और बोली, अनन्या, माँ ने पूछा था कि बच्चे को जन्म देने के बाद तुम्हारा प्रसव ठीक रहा। तुम जवान लोग ये बातें नहीं समझते। औरतों के लिए तो एकांतवास बहुत जरूरी है। अनन्या शर्मा ने कहा, माँ, चिंता मत करो। अस्पताल से बाहर आने के बाद अर्जुन सक्सेना मुझे एकांतवास केंद्र ले गए। कारावास केंद्र। अनीता सक्सेना को कुछ याद आया। उन्होंने अपनी बेटी को हल्के से घूरा और कहा, बेटी, अगर तुम अपनी माँ से न छिपाती तो पिछली बार जब मैं एकांतवास केंद्र गई थी तब मैं तुम्हें देख लेती। अगर मुझे पता होता कि तुम वहाँ हो तो मैं पहले से ही तुम्हारा पूरा ध्यान रखती। अगर एकांतवास के दौरान कोई महिला ठीक से आराम न करे तो एकांतवास रोग आसानी से हो सकता है। आगे चलकर इससे कमर दर्द और सिर दर्द तो होगा ही, लेकिन ये जीवन भर के लिए तकलीफदेह होगा। अभी तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है ना? अनन्या शर्मा ने अपना सिर हिलाया, लेकिन अनीता सक्सेना अभी भी चिंतित थीं और उन्होंने तुरंत अपनी बेटी से अपने कपड़े उठाकर दिखाने को कहा। अपनी मां के सामने अनन्या शर्मा को शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उन्होंने धीरे से अपने कपड़ों का किनारा ऊपर खींचा और अनीता सक्सेना को दिखाया। कपड़े खोलते ही अनीता सक्सेना को पारंपरिक भारतीय औषधि की हल्की सी गंध आई। उन्होंने तुरंत भौहें सिकोड़कर देखा तो पाया कि अनन्या शर्मा के शरीर पर गर्म सेक के कुछ निशान थे। ये कैसा चल रहा है? कोई बात नहीं माँ, जब मैं समीक्षा के लिए अस्पताल गई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि पिछले सीजरियन सेक्शन में टांके ठीक से ठीक नहीं हो रहे थे और गर्भाशय के कुछ चीरे डायवर्टिकुलम थे। अनीता सक्सेना ने भौहें चढ़ाकर चिंतित स्वर में कहा, गर्भाशय का चीरा डायवर्टिकुलम है? यह इतना गंभीर है? तुमने अपने माता पिता को पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा शरीर ठीक से ठीक नहीं हुआ है? चलो, माँ तुम्हें अभी अस्पताल ले जाएंगी।
अनन्या शर्मा ने अनीता सक्सेना का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए बोली, माँ मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ। अनीता सक्सेना गुस्से से बोली, तूने अपनी माँ को सच नहीं बताया। गर्भाशय चीरा डायवर्टिकुलम की समस्या का इलाज इतना आसान है। ये मत सोचना कि तेरी माँ नहीं समझती। 2 साल पहले आपकी आंटी चेन की बेटी को भी यही समस्या हुई थी। उस समय उसका दूसरा ऑपरेशन हुआ था, लेकिन फिर भी परिणाम अच्छे नहीं आए। अब वह दूसरा बच्चा चाहती है, लेकिन गर्भधारण नहीं कर पा रही है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्जुन सक्सेना ने कुछ समय तक मेरा इलाज किया और अब मेरी हालत काफ़ी बेहतर है। अनीता सक्सेना चौंक गई और बोली, अर्जुन सक्सेना ने तुम्हारा इलाज किया? वो तो डॉक्टर नहीं है, वो तुम्हारा इलाज कैसे कर सकता है? अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, अर्जुन सक्सेना भारतीय चिकित्सा के जानकार हैं। उस समय डॉक्टर ने भी कहा था कि मेरी हालत बहुत गंभीर है, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने कहा कि यह एक छोटी सी समस्या है और इसका इलाज संभव है। मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सलाह देना जारी रखा। मैं पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति अपनाती हूँ और हर रात गर्म सेंक लगाती हूँ। अब स्थिति लगभग बेहतर है। पहले चीरे में हल्का दर्द होता था, लेकिन हाल ही में ये कम नहीं हुआ है। मेरी कमर दर्द की समस्या में भी अर्जुन सक्सेना ने हर रात एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन से मेरी मदद की। गर्म सेंक से अब दर्द नहीं होता। ये बात कहते हुए अनन्या शर्मा की आंखों में गर्व का भाव आ गया। अनीता सक्सेना ने आश्चर्य से अपनी बेटी की ओर देखा, अपना सिर घुमाकर उसकी पीठ के निचले हिस्से को देखा और उसकी त्वचा पर हल्के भूरे रंग के निशान देखे, जो हर रात गर्म सेंक से रह गए होंगे। प्रसव के दौरान कमर दर्द महिलाओं के लिए लगभग एक आम समस्या है। इतने सालों बाद साधना के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। क्या अर्जुन सक्सेना वाकई इसका इलाज कर सकते हैं? अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया, हाँ माँ, अर्जुन सक्सेना बहुत अच्छे हैं। मैं उनके साथ दवाखाने गई थी। बूढ़ा हिंदुस्तानी डॉक्टर उनसे सलाह लेना चाहता है। अनीता सक्सेना ने अपनी बेटी की बातें सुनी और उन्हें शक हुआ। अर्जुन सक्सेना भारतीय चिकित्सा पद्धति के जानकार थे। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन अगर अर्जुन सक्सेना उनकी बेटी के शरीर की इन सभी समस्याओं का इलाज कर सकते हैं, तो उन्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ। प्रसव पीड़ा को केवल रूढ़िवादी रूप से ही नियंत्रित कहा जा सकता है। अनीता सक्सेना ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने नीचे देखा और अपनी बेटी के पेट पर खिंचाव के निशान देखे। उनकी आंखों में हल्का दर्द हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी बेटी के पेट को हल्के से छुआ और लाल आंखों से बोली, बच्ची, इतनी जल्दी बच्चा पैदा करने के लिए क्या कर रही हो? 3 बच्चों को भी जन्म दिया है। जो पहले इतनी खूबसूरत कमर और पेट था, अब छोड़ दूंगी। ये निशान। अनन्या शर्मा ने अपने पेट के निचले हिस्से की ओर देखा। कुछ समय पहले वह भी इन स्ट्रेच मार्क्स से बहुत परेशान थी। चूंकि उसे ये स्ट्रेच मार्क्स थे, इसलिए वह छोटा टॉप पहनने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं निशान न दिख जाएं, और उसे बहुत असहजता महसूस होती थी। ये बदसूरत तो था, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने उसे बताया कि यह उसकी योग्यता और सम्मान है, और अर्जुन सक्सेना ने कहा कि इसे ठीक किया जा सकता है। तब से अनन्या शर्मा अब लोगों को अपने स्ट्रेच मार्क्स दिखाने से नहीं डरती। ये इस बात का सबूत है कि वह एक माँ है। माँ, कोई बात नहीं, ये बच्चों के लिए मेरी कोशिशें हैं, और अर्जुन सक्सेना के पास इन स्ट्रेच मार्क्स को ठीक करने का तरीका है। लेकिन गर्भाशय का चीरा अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए जब तक चीरा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, वो इसे संभाल नहीं सकते। हाँ, उन्होंने कहा था कि वो स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा पाने में मेरी मदद करेंगे। अनीता सक्सेना चौंक गईं, अपनी बेटी की तरफ देखा और बोली, अर्जुन सक्सेना अभी भी स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा पा सकता है। उसकी TCM उपलब्धियां इतनी ऊंची हैं। खैर, मेरे प्रसवोत्तर कमर दर्द और गर्भाशय चीरा डायवर्टिकुलम की समस्या, क्या उन्होंने इसका समाधान नहीं किया? उन्होंने कहा कि इसे खत्म किया जा सकता है। मुझे उन पर विश्वास है। अनीता सक्सेना को दिल से बहुत बुरा लगा, लेकिन उनकी बेटी को उन पर बहुत विश्वास था और उनका शरीर भी ठीक हो रहा था, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अनीता सक्सेना ने मन ही मन सोचा, अर्जुन सक्सेना, एक युवा लड़का, काफी सक्षम है। आखिरकार, बहुत कम युवा होते हैं जो भारतीय चिकित्सा पद्धति का अभ्यास कर सकते हैं। अर्जुन सक्सेना लोगों की देखभाल करने में बहुत माहिर हैं। आपके एकांतवास के दौरान उनके साथ रहने से आप वाकई काफी स्वस्थ हो गए। वैसे, क्या तीनों नन्हे मुन्नों को टीका लग गया है? जन्म को लगभग 3 महीने हो गए हैं। हेपेटाइटिस बी और पोलियो सहित कई टीके लगवाने पड़ते हैं, है ना? अनन्या शर्मा थोड़ा भावुक हो गईं जब उन्होंने देखा कि अनीता सक्सेना के पास इतने सारे सवाल हैं। वह जानती थी कि उसकी माँ को अपना और बच्चे का ख्याल है। उसने अपनी माँ का हाथ धीरे से थपथपाया और कहा, माँ, चिंता मत करो,
हम सब इन चीज़ों के बारे में जानते हैं और बच्चों के लिए हर तरह का टीकाकरण समय पर होता है और छोटे बच्चों की नियमित जांच होती है और डॉक्टर कहते हैं कि वे अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। अपनी बेटी की बातें सुनकर अनीता सक्सेना को थोड़ी राहत मिली और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। हालांकि यह सब थोड़ा अप्रत्याशित था, लेकिन बेटी और अर्जुन सक्सेना ने बच्चों की अच्छी देखभाल की। ठीक है, माँ को ये सब बातें पता हैं, तुम बच्चों को देखने लिविंग रूम में जाओ। अपनी बात समाप्त करने के बाद अनीता सक्सेना ने अनन्या शर्मा को पहले जाने को कहा और खुद अपनी बेटी के बेडरूम में रुक गईं। जैसे ही अनन्या शर्मा चली गईं, अनीता सक्सेना ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और फैंग मियाओकिन को फ़ोन किया। 149 कुछ समय तक इतनी सारी खबरें सुनने के बाद वह खुद इसे पचा नहीं पा रही थी और वह पहली बार अपनी बहन से बात करना चाहती थी। फैंग मियाओकिन ने फ़ोन उठाया और अनीता सक्सेना द्वारा अनन्या शर्मा की स्थिति के बारे में बताई गई बात सुनकर हैरान रह गए। भगवान, अनन्या बहुत बोल्ड है। हाँ, एक बच्चा जो बचपन से ही इतना आज्ञाकारी था, कभी झूठ नहीं बोलता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बड़ा होकर झूठ इतना बड़ा झूठ होगा। मियाओकिन, मुझे अब भी लगता है कि ये सब एक सपने जैसा है। हॉल में 3 दूध की गुड़िया हैं। तुम कहती हो मैं अचानक दादी क्यों बन गई? फ़ोन के दूसरे छोर पर फैंग मियाओकिन ने हंसते हुए कहा, बहन, आप खुश हैं या नाराज? अनीता सक्सेना ने आह भरते हुए कहा, अरे मुझे नहीं पता, मुझे गुस्सा आ रहा है कि यह लड़की हमसे छिप रही है, लेकिन अब जब वे अपने बच्चों के साथ वापस आ गए हैं तो मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती। और अनन्या ने मुझे इतना बताया, मुझे पता है वह अर्जुन सक्सेना का पीछा करने के लिए दृढ़ है। फैंग मियाओकिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे मनाए। उसे अचानक याद आया कि आज क्या हुआ था। उसने भौहें चढ़ाईं और कहा, मेरे परिवार सीसी को ज़रूर पता होगा। वे आज साथ वापस आए हैं और सीसी को ज़रूर पता होगा। अनीता सक्सेना ने तुरंत सिर हिलाया और बोली, हाँ, जब सीसी पिछली बार अनन्या से मिली थी तो उसे पता चल जाना चाहिए था कि बच्चे इतने छोटे हैं। अनन्या बच्चे को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए सीसी उसे देखने गई थी। तुम्हें बच्चे के बारे में पता ही होगा। इस बार जब मैं वापस आई तो सीसी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, है ना? मैंने तुमसे 2 दिन पहले पूछा था और तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता। हो सकता है कि इन दोनों बच्चों ने हमसे छिपाने के लिए कोई सांठगांठ की हो। बिल्कुल, उस दिन सीसी अनन्या से मिलने गई थी तो मुझे लगता है मुझे पता है। इस बार सीसी उनके साथ वापस आए। रास्ते में मैंने कई बार फ़ोन किया, लेकिन इस लड़की ने मुझसे कहा तक नहीं। अरे बच्चों, मैं जितनी बड़ी होती जा रही हूँ, हम बड़ों को उतना ही कम सच बता पाती हूँ। तेरी बहन ज़्यादा से ज़्यादा एक साथी है, मेरी अनन्या तो बहुत ही दबंग है। बच्चा पैदा हो गया है और उसने इतने दिनों तक मुझसे और अपने पापा से ये बात छुपाए। अनीता सक्सेना ने आह भरी। फैंग मियाओकिन ने समझाया, बहन गुस्सा मत हो, बच्चे वापस आ गए हैं, चलो एक एक कदम उठाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात के लिए हम आज रात वहाँ क्यों नहीं जाते? अनीता सक्सेना ने सोचा, भले ही उसकी बहन यहाँ है, लेकिन उसके पास कोई है जो बात कर सकता है, और सहमति में सिर हिलाया। मास्टर बेडरूम में सुनील सक्सेना नहाकर कपड़े बदलने लगे। जैसे ही वो बाहर जाने वाले थे, उनका फ़ोन बज उठा। प्रदीप मेहता का फ़ोन आया। उन्होंने समय का अंदाज़ा लगाया और सोचा कि अर्जुन सक्सेना ने अब तक सुनील सक्सेना को देख ही लिया होगा, इसलिए उन्होंने गपशप करने के लिए फ़ोन किया। जब सुनील सक्सेना ने देखा कि यह प्रदीप मेहता का फ़ोन था तो उसने सोचा कि उसका पुराना दोस्त पहले भी अनन्या को उससे छिपाने में मदद कर रहा था, और उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया। और जब उसने फ़ोन उठाया तो उसका स्वर अच्छा नहीं था। लाओ लिन, तुम सच में कर सकते हो? अनन्या के बारे में तो तुम्हें पता ही है ना? सुनील सक्सेना ने आते ही पूछा। फ़ोन के दूसरे छोर पर प्रदीप मेहता ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे अभी कुछ समय पहले ही इसके बारे में पता चला है, और अनन्या मुझे इस तरह की बात के बारे में नहीं बता सकती। मैंने इसे खुद ही खोजा है। जब तुम्हें पता चल गया तो मुझे क्यों नहीं बताया? उसे आज तक पता नहीं चला। प्रदीप मेहता ने कहा, क्या ऐसा नहीं है कि प्रिया मुझे इसके बारे में बात नहीं करने देगी? उस बदबूदार लड़की ने आपके अनन्या के साथ एकजुट होकर मुझे निजी धन के साथ धमकी दी। अगर मैंने इसे बताने की हिम्मत की तो मेरे निजी पैसे पर मैं ये सब नहीं छिपा सकता। लाओ सू, आपको मेरी कठिनाइयों को समझना होगा। आप जानते हैं, मेरा किए आपके पुराने फैन की तरह नहीं है। मेरे लिए घर पर कुछ निजी पैसे बचाना आसान नहीं है। अगर मेरे हाथ में एक पैसा नहीं है तो भविष्य में आप पुराने दोस्तों से मिलना कितना शर्मनाक है। जब तुम अपने निजी पैसों के बारे में पढ़ते हो तो तुम्हें अपने पुराने दोस्तों के स्नेह का ख्याल तक नहीं आता। अनन्या का बच्चा पैदा होना कितनी बड़ी बात है, तुम वहाँ अंकल हो और उसे छुपाने में उसकी मदद कर रहे हो। सुनील सक्सेना झुंझला गए। बोले, प्रदीप मेहता ने झट से कहा, बूढ़ी सू, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अनन्या के रिश्ते और बच्चे के अफेयर की कहानी यूं ही रखी।
मुझे सच में हाल ही में पता चला। कुछ दिनों बाद मैंने उस दिन अनन्या से बात भी की। प्रिया, वीडियो में एक छोटा बच्चा दिख गया, पर वो बच्चा कितना प्यारा है। बूढ़ी सू, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, मैं इतनी जल्दी दादा बन गया। कितनी प्यारी छोटी पोती है, कितनी प्यारी। बस मजे करो। मजा क्या है? अगर तुम्हारी प्रिया अचानक एक आदमी और 3 बच्चों के साथ वापस आ जाए तो क्या तुम मजा चुरा लोगे? सुनील सक्सेना ने गुस्से से कहा। 3 बच्चे? फोन पर दूसरी तरफ प्रदीप मेहता हैरान थे। हाँ, क्या आपको इसके बारे में सब पता नहीं है? अनन्या ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। फोन के दूसरी तरफ प्रदीप मेहता चुप थे और थोड़ी देर बाद उन्होंने आश्चर्य से कहा, काओ लाओ सू, तुम कितनी भाग्यशाली हो। 3 बच्चे? अरे, मुझे तो लगा कि बस एक प्यारा सा बच्चा है। मुझे तो 3 की उम्मीद नहीं थी। बाकी 2 लड़के हैं या लड़कियां? सुनील सक्सेना ने कुछ संदेह के साथ कहा, एक पुरुष और एक महिला है। आप सचमुच नहीं जानते? हे भगवान, मुझे अभी अभी पता चला कि आपकी अनन्या ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। मैंने उस समय एक छोटा बच्चा देखा था और मुझे लगा कि यह सिर्फ एक ही बच्चा है, लेकिन 3 बच्चे होना बेहतर है। हाहा, अचानक आपके दोनों बच्चे हो गए। आप और लाओ फोंग, ये बच्चों और नाती पोतों से भरा घर है। बधाई। बधाई देने की कोई बात नहीं, मैंने तो अभी तक उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। सुनील सक्सेना ने अहंकार से कहा, पर मन ही मन उसे थोड़ी खुशी और गर्व भी हुआ, खासकर जब उसने प्रदीप मेहता की यह हैरानी सुनी कि उनके परिवार में 3 बच्चे हुए हैं। फोन पर दूसरी तरफ प्रदीप मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े सू, तुम तो घटिया आदमी हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं कहूँ अर्जुन सक्सेना कितना अच्छा नौजवान है, इतने लोग उसे पाने के लिए दौड़ रहे हैं, तुम इतने शानदार कैसे हो? दामाद जी न सिर्फ सुंदर और काबिल हैं, बल्कि उनमें 3 बच्चों के गुण भी हैं। कितने लोग ईर्ष्या नहीं करेंगे? अगर तुम्हें सच में पसंद नहीं है तो तुम मुझे दे सकते हो। सुनील सक्सेना ने जब ये सुना तो वो एकदम से नाराज हो गए। कितनी बकवास है। बात करने के बाद उसने सीधे फोन काट दिया। प्रदीप मेहता, ये बूढ़ा आदमी कितना अप्रिय बोलता है। लिविंग रूम में जब अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को बाहर आते देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई और वह उसका हाथ पकड़ने ही वाला था कि अनन्या शर्मा ने लिविंग रूम के ऊपरी दाहिने कोने की ओर इशारा कर दिया। अर्जुन सक्सेना ने देखा तो वहां एक कैमरा लगा था। उनकी पत्नी उन्हें याद दिला रही थी कि घर पर कैमरा लगा है और उनकी सास शायद उस पर नजर रखेंगी। अभी अभी बच्चे काफी देर से हंगामा कर रहे थे और अनन्या शर्मा बाहर नहीं आई थीं। शायद वो कमरे में हो रही निगरानी पर नजर रख रही थीं। अर्जुन सक्सेना समझ गए और उन्होंने कोई अंतरंग हरकत नहीं की, बस अनन्या शर्मा के साथ बैठे और तीनों छोटे बच्चों को छेड़ा। माहौल एकदम सही था और सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना जल्दी से बेडरूम से बाहर आ गए। सुनील सक्सेना ने गंभीर चेहरे से आरव की ओर देखा और कुछ नहीं बोले। ये देखकर अनीता सक्सेना बोली, चलो पहले खाना खा लेते हैं। अनन्या शर्मा ने अपनी मां की बात सुनी तो वह तुरंत उठ खड़ी हुई। अर्जुन सक्सेना उठे और बच्चों को गाड़ी में बिठाकर उन्हें डाइनिंग टेबल के किनारे तक धकेल दिया। सू परिवार में काफी नौकर चाकर हैं। 4 सफाईकर्मी और एक खाना बनाने वाली आंटी हैं। 2 ड्राइवर भी शिफ्ट में काम करते हैं। इस इमारत में उनके परिवार के 2 स्वीट भी हैं, जिनमें से एक को बदलकर 2 कर दिया गया है। एक बड़ा स्वीट लोगों के रहने के लिए है और दूसरा उनके शौक के लिए एक कमरे के रूप में इस्तेमाल होता है। अनीता सक्सेना रेस्टोरेंट पहुंचते ही नैनियों को पहले आराम करने के लिए जाने को कहा। आज रात 10:30 बजे तक यहाँ इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सभी आयाओं ने देखा कि आज घर पर एक बड़ा कार्यक्रम था, इसलिए सभी तुरंत चले गए। कमरे में सिर्फ 4 वयस्क और 3 बच्चे बचे थे। मेज पर तरह तरह के व्यंजन भरे थे, जिन्हें अनन्या शर्मा बहुत पसंद करती थी। 4 लोग वहां खड़े थे, किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। सुनील सक्सेना का चेहरा उदास था और अनन्या शर्मा बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इस समय डाइनिंग टेबल के बगल में बैठे आन्या ने अचानक मेज पर रखे भोजन को देखा, अपने मुंह में कुछ बार बड़बड़ाया और अपने छोटे हाथों से मेज को पकड़ता रहा। छोटे बच्चे की हलचल ने कमरे के अजीब माहौल को तोड़ा। अनीता सक्सेना ने अभिवादन किया, बैठो और खाना खाओ। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा एक पंक्ति में बैठे, अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना विपरीत दिशा में बैठे। खाना खाते समय अर्जुन सक्सेना ने नन्हे मुन्नों के घुमक्कड़ को धीरे से हिलाया। जब वे पहली बार किसी अनजान माहौल में पहुंचे तो तीनों नन्हे मुन्नों थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। जब तक अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा नजर नहीं आते तब तक वे थोड़े बेचैन रहते। हालांकि वे हर समय रोते नहीं थे, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत रोते भी थे, इसलिए अर्जुन सक्सेना ने उन्हें खाने के दौरान अपने पास बिठा लिया। सुलह समझौता कराने वाले छोटे लड़कों की कभी कभार आने वाली आवाज़ों के कारण मेज पर माहौल ज़्यादा तनावपूर्ण नहीं लग रहा था।
अनीता सक्सेना ने कार में बैठे तीनों नन्हे मुन्नों को देखा, उनका चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा और खाना खाते हुए अनन्या शर्मा से पूछा, अनन्या, क्या आज बच्चों से बदबू आ रही थी? तुम 2 दिन तक गाड़ी चलाकर सड़क पर उछलती कूदती रहीं, हमें कोई बुरा असर तो नहीं हुआ? जब सुनील सक्सेना ने ये सुना तो उनके मुंह में खाना लगभग अटक गया और उनका चेहरा कब्ज से ग्रस्त लग रहा था। क्या मैं खा रहा हूँ? बदबूदार चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना दोनों ही शांत दिख रहे थे। माता पिता होने के नाते जो रोजाना छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं, वे लंबे समय से इसके आदी रहे हैं। अनन्या शर्मा ने कहा, कल सुबह अनन्या और रिया थोड़ी असहज थीं। दोपहर में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं खाया था और रिया को उल्टी भी हुई थी, लेकिन दोपहर में कुछ घंटों के आराम के बाद दोनों बच्चों को इसकी आदत हो गई। आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मल त्याग सामान्य है। अनीता सक्सेना ने सिर हिलाया। उसने फिर पूछा, पेशाब के बारे में क्या? बच्चे लंबी दूरी की यात्रा करते समय आसानी से अभ्यस्त हो जाते हैं और लंबी दूरी की गाड़ी में इतनी देर बैठने के बाद वे आसानी से गुस्सा हो सकते हैं। पेशाब करते समय रंग पर ध्यान दें कि कहीं उन्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा। अर्जुन सक्सेना तो बस बच्चे का डायपर बदलने के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए उन्हें बोलने का हक था। सो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं आंटी, बच्चे सब ठीक हैं, बस डायपर बदला है, बदबू ज्यादा नहीं है और दूध पाउडर भी बन गया है। सब हो गया और इसमें कोई असहजता नहीं है। सुनील सक्सेना का चेहरा पहले से ही काला पड़ चुका था। एक तो वो खाना खाते हुए ये बातें कर रहा था और दूसरे उसने अपना पेशाब भींचकर उस पर पेशाब कर दिया। सुनील सक्सेना ने भौहें चढ़ाकर कहा, बात मत करो, चलो लोगों को ठीक से खाना नहीं खाने देंगे, थोड़ी देर मल मूत्र ही रहेगा। वह अचानक दहाड़ा और अनन्या शर्मा चौंकने से खुद को नहीं रोक सकी, उसकी आंखों में थोड़ी चिंता थी। इस समय अनीता सक्सेना ने सीधे कहा, क्या नहीं खा सकते? क्या बच्चों का पेशाब करके बदबू करना सामान्य बात नहीं है? बचपन में ऐसा किसने नहीं कहा था? जैसे ही उसने यह बात कही, सुनील सक्सेना का चेहरा तुरंत डर गया, उसका चेहरा 2 बार मुड़ गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया और खाना जारी रखा। माहौल शांत हो गया और अनन्या शर्मा ने राहत की सांस ली और खाना जारी रखा। रेस्टोरेंट की दीवार पर एक LCD स्क्रीन लगी है जिस पर वर्ल्ड कलेक्शन चल रहा है। इस समय शो खत्म होने वाला है। होस्ट ने जजों और दर्शकों से आज के सबसे संग्रहणीय संग्रह चुनने को कहा। शो ने इस वोटिंग वाले हिस्से को बहुत तनावपूर्ण बना दिया और संगीत अचानक तनावपूर्ण हो गया। अनन्या शर्मा इसे देखने से खुद को रोक नहीं पाईं। अनीता सक्सेना ने स्वाभाविक रूप से टीवी पर आवाज सुनी, लेकिन वह जानती थी कि इस शो पर अभी क्या प्रसारित हुआ है, इसलिए जब उन्होंने ये देखा तो उनका चेहरा तमतमा गया। सुनील सक्सेना ने अपना सिर नीचे कर लिया, वह उस ओर देखना नहीं चाहते थे। अर्जुन सक्सेना को यह नहीं पता था कि उनका काम शो में भेजा गया है, इसलिए उन्होंने रोमांचक चयन प्रक्रिया देखी। कैमरा आज सारी कृतियों से गुजरा और अनन्या शर्मा आश्चर्य से चिल्लाए, अरे अर्जुन सक्सेना, क्या ये वही परमाणु बाजों की जोड़ी नहीं है जो आपने बेची थी? अर्जुन सक्सेना ने उस पर नजर डाली, तुरंत इसकी पुष्टि की, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ये वह जोड़ी है जिसे मैंने शिक्षक झेंग को बेचा था। अनन्या शर्मा मुस्कुराईं और बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके शिक्षक उन्हें विश्व संग्रह में भेजेंगे। अर्जुन सक्सेना ने कहा, मिस्टर झेंग ने ये परमाणु नक्काशी का जोड़ा उस बूढ़े आदमी के जन्मदिन के तोहफे के तौर पर खरीदा था। ये उस बूढ़े आदमी को ही लेना चाहिए था। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और शो देखना जारी रखा। घटनास्थल पर मौजूद जजों ने कहा, आज 5 संग्रहों की बात करें तो मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा बूढ़े सज्जन द्वारा लाई गई परमाणु नक्काशी की जोड़ी है। लोंगफेंग चेंगजियांग की कृतियां वास्तव में उत्कृष्ट नक्काशी हैं। हालांकि संग्रह मूल्य के संदर्भ में यह अभी भी काम की विशिष्टता और विशिष्टता पर निर्भर करता है। महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये परमाणु नक्काशी किस कलाकार की है? अगर कलाकार ज्यादा उम्र का है तो आप संग्रह की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। आखिरकार कलाकार के 100 साल बाद कलाकृतियां हमेशा ज्यादा मूल्यवान होती हैं। बगल में बैठे जज ने हंसते हुए कहा, श्री क्यूई की टिप्पणी कठोर नहीं है। संग्रह की दुनिया में एक कहावत जरूर है, बेजोड़ कृतियां संग्रह के लिए ज्यादा मूल्यवान होती हैं। लेकिन इस नक्काशी को देखकर लगता है कि इसमें कम से कम दशकों का कौशल लगता है, जबकि यह उस्ताद मूर्तिकार भी इस उद्योग में एक बूढ़ा आदमी है ना? अगर वह 70 या 80 के दशक में है तो परमाणु नक्काशी की सराहना की बहुत गुंजाइश है। एक और जज ने कहा, सोचता हूं इतने जबरदस्त मूर्तिकार को जमने में कितने साल लगते हैं। हो सकता है दूसरा पक्ष पहले से ही एक बूढ़ा कलाकार हो जो खुद को 100 साल से ज्यादा बूढ़ा समझता हो। टीवी पर जजों को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन खाने की मेज पर बैठे सभी लोगों को पता था कि परमाणु नक्काशी की यह जोड़ी अर्जुन सक्सेना के हाथों से बनी है, इसलिए जजों के अनुमान थोड़े अजीब लग रहे थे।
जियोरिया अचानक खिलखिला उठी। उसकी तीखी आवाज ने रेस्तरां की खामोशी को तुरंत तोड़ दिया। अनीता सक्सेना कुछ देर तक खुद को रोक नहीं सकी और उनके मुंह के कोने बेतहाशा फड़क उठे। वह जल्दी से उठी और हाथ धोने के नाम पर रसोई में चली गई। रेस्तरां से बाहर निकलते हुए वह घमंड से हंस रही थी, लेकिन यह अनुमान लगाया गया था कि जब अर्जुन सक्सेना और उसकी बेटी बाहर थे तो वह केवल अपना मुंह ढक सकती थी और आवाज न करने के लिए सावधान रह सकती थी। ये शो बहुत मज़ेदार हैं। अनीता सक्सेना कुछ देर तक रसोई में हंसती रहीं, फिर हाथ धोए, शीशे के सामने अपने चेहरे को ठीक किया और फिर ठंडे चेहरे के साथ खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम में लौट गईं। न्यायाधीशों द्वारा कुछ विश्लेषण और मूल्यांकन के बाद परमाणु नक्काशी को शो में भेजने वाले बूढ़े सज्जन ने कहा कि परमाणु नक्काशी की जोड़ी एक नवागंतुक से आई थी और दूसरी पार्टी न केवल मृत थी बल्कि जीवित भी थी। निर्णायकों ने हंसते हुए एक अन्य कृति के बारे में बात की तथा मूर्तिकला उद्योग में मौजूद प्रतिभाओं की प्रशंसा की। 151 अंत में आज का सबसे अच्छा संग्रह स्याही से बनी 2 पेंटिंग्स हैं। चूंकि इस पेंटिंग को बनाने वाले पुराने कलाकार का कुछ साल पहले निधन हो गया था, इसलिए ये कलाकृतियां अब अनोखी और ज्यादा संग्रहणीय हैं। कार के दूसरी तरफ फैंग मियाओकिन का परिवार सू के घर जा रहा था। बाई सिसी को उसकी मां ने स्थिति के बारे में पूछने के लिए बुलाया और उसने सिर हिलाकर उसे सबक सिखाया ताकि वह भविष्य में अपने परिवार से झूठ न बोल सके। कार में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था और कोई कुछ बोल नहीं रहा था। बाई सिसी पिछली पंक्ति में अकेली बैठी अपने मोबाइल फोन पर वर्ल्ड कलेक्शन का सीधा प्रसारण देख रही थी। उसे नक्काशी और हस्तशिल्प का शौक है, इसलिए वह हर अंक जरूर देखती है, खासकर आज मेरी चचेरी बहन का काम। अंतिम चयन के नतीजे देखकर बाई सिसी थोड़ी नासमझ, नाराज और शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाई। क्या बात है? कलाकार की मौत के बाद संग्रह की कीमत इतनी ज्यादा क्यों होनी चाहिए? इससे साफ जाहिर होता है कि मेरे जीजा परमाणु नक्काशी के मामले में सबसे बेहतरीन हैं। कलाकृति उन्हें नंबर 1 होना चाहिए। शिकायत करने के बाद बाई सीसी को अचानक वर्तमान स्थिति याद आ गई और उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। फैंग मियाओकिन ने पलटकर अपनी बेटी को घूरा और कहा, कैसी चचेरी बहन? तुम्हारी चाची और तुम्हारे चाचा ने अभी तक कबूल नहीं किया है, तुम्हारा चचेरा भाई क्या है? बाई सिसी ने मुंह बनाते हुए फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन चचेरे भाई ने पहले ही यह स्वीकार कर लिया है। माँ, मुझे लगता है कि ब्याओ अर्जुन सक्सेना वास्तव में अच्छा है। वह चचेरे भाई और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और उसकी शिल्पकला अद्भुत है। वैसे भी वह अपने चचेरे भाई को बहुत पसंद करती है और सोचती है कि वह और उसका चचेरा भाई स्वर्ग में बने जोड़े हैं, इसलिए वह अपने चचेरे भाई को अपने माता पिता के सामने अच्छी छाप छोड़ने में भी मदद करना चाहती है, ताकि उसके माता पिता भी उसके चचेरे भाई को बाद में कुछ शब्द कहने में मदद कर सकें। फैंग मियाओकिन ने उसकी तरफ देखा और कहा, बदबूदार लड़की, तुम्हारी माँ ने अभी घर पर तुमसे क्या कहा था? तुम सिर घुमाकर भूल गईं। मैं तुमसे कहता हूँ, इस मामले में लाइन में मत लगो। अर्जुन सक्सेना ठीक है, तुम नहीं हो। तुम्हें अपने चाचा चाची की सहमति की जरूरत है। आखिर ये मामला तुम्हारे चचेरे भाई की जिंदगी की खुशियों से जुड़ा है। बाई सीसी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, मैं समझ गई माँ। अपनी बात खत्म करते हुए उसने आंखें घुमाई और फोन माँ को थमा दिया। बहरहाल अर्जुन सक्सेना वाकई कमाल के हैं। माँ देखो, उनकी कलाकृतियाँ वर्ल्ड कलेक्शन में भी हैं। मैंने ये जोड़ी अपनी आंखों से देखी है। न्यूक्लियर नक्काशी बहुत अच्छी है। फैंग मियाओकिन कुछ नहीं बोले, लेकिन गाड़ी चला रहे बाई यू ने पलटकर कहा, सच में? ये वर्ल्ड कलेक्शन पर है? तो ये युवक वाकई कमाल का है। ये शो सीसीटीवी का है और इसकी समीक्षा बहुत सख्त है। शो के लिए यह एक अच्छा मौका है। हाँ, अर्जुन सक्सेना के जीजाजी नक्काशी में वाकई अव्वल हैं। अभी अभी हुए अंतिम चयन में सभी निर्णायकों ने कहा कि उसकी परमाणु नक्काशी सबसे सुंदर कलाकृतियां हैं। दुर्भाग्य से वह केवल 20 साल का था। प्रथम स्थान। बायू को आश्चर्य हुआ, हाँ, संग्रह की दुनिया में यह नियम है, लेकिन अर्जुन सक्सेना के 20 साल पुराने कार्यों को विश्व संग्रह में सूचीबद्ध किया जा सकता है और भविष्य में निश्चित रूप से अधिक अच्छे काम होंगे। फैंग मियाओकिन ने उन दोनों को गाते हुए सुना और सुलह कर ली और तुरंत भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम दोनों मेरी बात को अनसुना कर रहे हो? जैसे ही वह क्रोधित हुई, बाई यू और बाई सिसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। फैंग मियाओकिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि अनन्या के घर बाद में जाना, बकवास मत करना, हम आ जाए हैं, लाइन में खड़े होने के लिए नहीं। अर्जुन सक्सेना का आदमी कैसा है? क्या ये सौंपने लायक है? अनन्या के माता पिता से कहो कि हम रिश्तेदार हैं, इसमें पानी न डालें, यह मत भूलना। क्या तुमने साफ सुना है? बायू और बाई सिसी ने बेतहाशा सिर हिलाया। फैंग मियाओकिन अभी भी चिंतित थी। उसने बाई सीसी की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है कि
तुम और अर्जुन सक्सेना कई बार मिल चुके हो, लेकिन इस बार जब तुम अपनी मौसी के घर जाओ तो उससे बात मत करना। अगर वह अनन्या से शादी करना चाहता है तो उसे तुम्हारी मौसी और उसकी पत्नी को लाना होगा। चाचा की मंजूरी, यह एक पारिवारिक मामला है, इसमें कोई दखलंदाजी मत करो। समझ गया माँ। बाईसीसी ने छोटा सा मुंह बनाकर जवाब दिया। सू परिवार के खाना खत्म करने के तुरंत बाद दरवाजे की घंटी बजी और बाईसीसी परिवार वहां पहुंचा। अनन्या शर्मा ने आरव को अपने हाथ में पकड़ रखा था। जब उसने बाईसीसी को देखा तो वह बहुत उत्साहित हो गया। उसने बाईसीसी को नमस्ते कहने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अपने मुंह में बड़बड़ाया। अनन्या शर्मा उसे अपनी बाहों में ज्यादा सावधानी से पकड़ सकती हैं। इस नन्हे से बच्चे की रीढ़ अभी भी अपेक्षाकृत नर्म है, इसलिए उसे पकड़ते समय ज्यादा सावधानी बरतें। जैसे ही बाईसीसी ने प्यारे आरव को देखा, वह तुरंत खुश हो गई और उत्साहित होकर बच्चे को गोद में लेना चाहती थी, लेकिन जब उसने फैंग मियाओकिन को गंभीर चेहरे के साथ देखा तो उसे खुद को रोकना पड़ा और वह केवल वहीं खड़ी रही, आरव को आंख मारते हुए। गाय ने इमोजी के साथ अभिवादन किया। उस व्यक्ति को आते देख अनन्या शर्मा ने तुरंत विनम्रता से चिल्लाकर कहा, आंटी, अंकल। बाईसीसी भी चिल्लाई, चाची, चाचा। दोनों पक्षों के माता पिता ने अभिवादन किया और बाईयू और फॉन्ग मियाओकिन की नज़रें अर्जुन सक्सेना पर पड़ीं। बाईयू ने देखा कि अर्जुन सक्सेना लंबा और सुंदर था और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने रास्ते में अपनी बेटी से अर्जुन सक्सेना के बारे में बहुत कुछ सुना था और वह भी इस युवक के बारे में जानने के लिए उत्सुक था और उसकी प्रशंसा कर रहा था। इस समय जब मैंने अर्जुन सक्सेना को देखा तो मैंने सिर हिलाकर दूसरे पक्ष को नमस्ते कहा और सक्रियता से कहा, आप अर्जुन सक्सेना हैं। नमस्ते, मैं अनन्या का चाचा और सीसी का पिता हूं। इस बार आप ही हमें गाड़ी चलाएंगे। जिया, सीसी वापस आ गई। मुझे अभी तक आपको धन्यवाद देने का समय नहीं मिला है। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और एक दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, आपका स्वागत है छोटे चाचा। सीसी ने पूरे रास्ते मेरी और अनन्या की बहुत मदद की। सभी एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। बाईयू फिर से बोलना चाहता था, लेकिन फैंग मियाओकिन ने अचानक उसकी पीठ के निचले हिस्से पर जोर से चुटकी काटी। बाईयू का चेहरा बदल गया और वह अर्जुन सक्सेना की ओर अजीब तरह से मुस्कुराया। सुनील सक्सेना ने मेहमानों का स्वागत किया, क्योंकि वे सभी उनके अपने परिवार के थे और सभी का स्वागत था। फैंग मियाओकिन के कमरे में आने के बाद उन्होंने तुरंत अनीता सक्सेना को रेस्टोरेंट में टेबलवेयर साफ करने में मदद की। दोनों बहनों ने रसोई में सब कुछ प्राप्त किया। फैंग मियाओकिन ने दरवाजा बंद कर दिया और दोनों रसोई में बातें करने लगीं। फैंग मियाओकिन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, अपनी बहन का हाथ लिया और कहा, मेरे भगवान, अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे विश्वास नहीं होता कि यह सच है। कोई आश्चर्य नहीं कि अनन्या पिछले सर्दियों की छुट्टी में नए साल के लिए घर नहीं गई थी, इसलिए वह गर्भवती थी। ये बच्चा इतना साहसी है। उसने वास्तव में खुद से 3 बच्चों को जन्म दिया। अनीता सक्सेना ने जब ये सुना तो उसने हल्की सी आह भरी और कहा, हाँ, आपने कहा था कि इन बच्चों को अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचें, और इनके माँ बाप कोई जानवर नहीं हैं। उन्हें पता था कि वो गर्भवती है, इसलिए अच्छा होता कि हमें पहले बता देते। उसके पिता को तो बच्चे को जन्म देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अब ये समाज पहले से अलग है। यहाँ बहुत सी अकेली माएँ हैं और हमारे परिवार की परिस्थितियाँ भी बहुत अच्छी हैं। मेरे 3 बच्चे और उनके पिता भी उनका पालन पोषण कर सकते हैं, और तुम्हें अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके पापा और मेरे लिए खुश होने में बहुत देर हो चुकी है। आखिर में इस लड़की ने कुछ नहीं कहा। वो तो बाहर अकेले ही बच्चे को जन्म देने में व्यस्त थी और उसे पता भी नहीं था कि इस साल ये हो पाएगा भी या नहीं। कितना दर्द सहा है तुमने। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।